हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या ट्रांसपोर्ट लेयर स्टार्ट किए थे। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी का किस तरीके से हेडर रहता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या काम होता है टीसीपी में, या फिर यूडीपी का हेडर कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर को जाने थे, उसमें क्या क्या काम होता है, कहां पर टीसीपी को हम यूज करते हैं, कहां पर यूडीपी को यूज करते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है, सारे फंक्शंस को देखे थे। आज का जो क्लास है इसमें देखने वाले हैं क्या टीसीपी जब हम लोग यूज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम उसमें आता है। ठीक है, टीसीपी जब हम यूज कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो वहां पर प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब आज जो भी क्लास में पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में वो क्या है कि टीसीपी के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, कुछ कुछ ऐसा पार्टिकुलर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज के क्लास में आते हैं। एक प्रॉब्लम होता है क्या, सिली विंडो सिंड्रोम। अब आप कुमनव गेट सीएसई यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के वीडियोज देख सकते हैं और कंप्लीट गेट के सिलेबस के लिए कुमनव गेट सीएसई मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मोबाइल में और सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का स्टडी करिए। एक प्रॉब्लम क्या है, सिली विंडो सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम है क्या पहले ये जानो, उसके बाद में कैसे सॉल्व होता है ये हम बताएंगे। ठीक है, पहले एकदम आराम से समझो इसको। देखो होता क्या है कि टीसीपी में हम क्या बताए थे, टीसीपी में हम बताया क्या कि जब रिसीवर है, रिसीवर जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, ठीक है, रिसीवर जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है उसके साथ में एक विंडो साइज भी सेंड करता है। समझ रहे हो, मतलब क्या, रिसीवर क्या बोल रहा है कि ठीक है एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, मतलब क्या है, ठीक है भाई अगला डेटा तुम सेंड करो हमको, ठीक है, लेकिन डेटा कितना होना चाहिए, कितना साइज का सेंड कर सकते हो, ये विंडो साइज से पता चलता है। ठीक है, ये हम देखे थे लास्ट क्लास में अच्छे से। ठीक है, कि रिसीवर है जो वहां पर सर्वर लिखा हुआ था, ठीक है, वहां पर क्लाइंट और सर्वर लिखे थे, यहां पर क्या लिखे, सेंडर और रिसीवर, बात एक ही है। ठीक है, तो रिसीवर है जो एक विंडो साइज एडवर्टाइज करता है, इसको एडवर्टाइज्ड विंडो साइज बोलते थे वहां पर, जो कि हेडर ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये क्या है, एक विंडो साइज बताता है कि कितना साइज का डेटा तुम हमको सेंड करो अभी। ठीक है, कितना साइज का डेटा तुम हमको, अगला डेटा कितना साइज का सेंड करो। ठीक है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा रिसीवर। मतलब क्या है, एक विंडो साइज एक्नॉलेजमेंट के साथ में ये विंडो साइज सेंड किया है, कौन किया है, रिसीवर सेंड किया है सेंडर को। अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर अपना अगला डेटा है जो इतना ही साइज का, यही विंडो साइज का, इसको सेंड करेगा रिसीवर को। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, टीसीपी होता कैसा है, टीसीपी किस तरीके से काम करता है भाई। सबसे पहले कनेक्शन बनता है, उसमें कनेक्शन स्टेबलाइजमेंट फेज होता है, उसके बाद में होता है डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर फेज में ये सारा काम हो रहा होगा, जितना भी काम है ये कब हो रहा होगा, डेटा ट्रांसफर फेज में। ठीक है, उसके बाद कौन सा फेज होगा, कनेक्शन रिलीज फेज होगा। ठीक है, अब हम आते हैं पहले वाले में, जब कनेक्शन स्टेबलाइज हो रहा था। जब कनेक्शन स्टेबलाइज हो रहा था, जानो सिंपल कनेक्शन कैसे स्टेबलाइज हुआ था, कनेक्शन एक नेटवर्क में किस तरीके से कनेक्शन स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, इस बात को पहले समझो। इसके लिए क्या है, सिंपल मानो कि अगर एक नेटवर्क है जहां पर बहुत सारा, यहां सेंडर है, ठीक है, ऐसा करो, यहां सेंडर है, यहां से आगे बढ़े, देखो ऐसा लिखते बना ही देते इसको, एक सेंडर है, यहां से डेटा करेगा, मान लो ये राउटर है, यहां से डेटा आगे गया, एक और राउटर है, यहां पर एक और राउटर है। ठीक है, ऐसा है, मान लो R4 है, यहां से क्या है, R4 पर गया, और यहां से मान लो ये डेस्टिनेशन को पहुंच रहा है। ठीक है, इस तरह का नेटवर्क है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, देखो सेंडर और राउटर है, देखो राउटर कौन कौन सा है, R1 R2 R3 R4, ये सब क्या है, ये सब राउटर है। ठीक है, यहाँ पर सेंडर है, यहाँ पर डेस्टिनेशन है। एकदम आराम से समझो, ये प्रॉब्लम क्या है हम बताएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कैसे करना है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, सिंपल देखो क्या कि जब ये राउटर है, इसके बीच में क्या है, एक चैनल है, यहां पर भी क्या है, एक चैनल है, यहाँ एक चैनल है, यहाँ एक चैनल है, यहाँ एक चैनल है, ये सब क्या है, ये सब चैनल है। ठीक है, जब चैनल है तो इस चैनल का बैंडविड्थ भी कुछ होगा क्या, बताओ। ये टोपोलॉजी में हम बताए थे, जब टोपोलॉजी हम बता रहे थे वहां पर क्या बताए थे कि जितना भी चैनल है सबका कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होता है।
सबका एक अपना कैपेसिटी होता है, ठीक है, सारे चैनल का, ठीक है। मान लेते हैं इसका बैंडविड्थ को अगर हम लिखें अगर इस तरीके से, तो मान लो इसका 12 Mbps है, यहां है 7 Mbps, यहां है 9 Mbps, यहां है 14 Mbps और यहां है 17 Mbps। एकदम आराम से देखो, ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या है ये हम बता रहे हैं। पहले यहां मान लो ऐसा करते हैं, चलो 20 Mbps है, ठीक है। सबका क्या देखो, ए चैनल के लिए ए है, इस चैनल का ए है, इस चैनल का ए है, ठीक है। सब चैनल के सामने हम उसके बैंडविड्थ को भी लिख दिए, ठीक है। अब समझ में आ रहा। अब एक चीज बताओ कि सेंडर से रिसीवर मतलब सेंडर से डेस्टिनेशन या रिसीवर जो भी बोलो, सेंडर से डेस्टिनेशन जाने के लिए सबसे फास्ट कौन सा रास्ता है और क्या रेट है? कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से जाया जाए सेंडर से डेस्टिनेशन को कि सबसे फास्ट जाया जाए, मतलब कि मैक्सिमम रेट हो डेटा ट्रांसफर का रेट सबसे ज्यादा हो। कैसे जा सकते हैं भाई? एक रास्ता क्या है, देखो यहां से ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता क्या है भाई कि यहां से ऐसे आओ, यहां ऐसे आए, यहां ऐसे आए, यहां ऐसे आए, दो रास्ता है। अब बोलो कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा है? ज्यादा अच्छा मतलब क्या होता है? जहां पर डेटा रेट ज्यादा रहे, डेटा रेट जहां पर ज्यादा रहे, बैंडविड्थ ज्यादा रहे, वो ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस केस में देखेंगे यहाँ कितना है, 12 है, यहाँ कितना है, 20 है। ये तो हमेशा ही फिक्स है, ठीक है। देखो दोनों रास्ता, ए रास्ता रहे या फिर ए रास्ता रहे, ठीक है, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, यहाँ चेंजिंग आना नहीं है, ठीक है। तो चलो ये दोनों फिक्स हो गया, अच्छा चीज है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, इस रास्ते में या फिर इस रास्ते में, कौन सा रास्ता जाया जाए? तो सिंपल देखो, अगर हम इस रास्ते में जाते हैं, ठीक है, तो कितना बैंडविड्थ है? इसका 7 Mbps है, इसका 17 है, ठीक है। तो यहां पर बताओ, यहां से लेकर यहां तक के लिए डेटा रेट क्या होगा? मैक्सिमम बैंडविड्थ क्या है यहाँ पर? देखो यहां 17 है, हम मान रहे हैं 17 है, लेकिन यहां 7 है। यहां 17 अलाउ कर सकता है Mbps पर सेकेंड, लेकिन यहां पर तो 7 ही है, यहां से 7 से ज्यादा अलाउ करेगा ही नहीं। मतलब क्या है कि इस रास्ते का अगर ओवरऑल बैंडविड्थ हम देखते हैं तो कितना हो गया, 7 Mbps इस रास्ते का हो गया। और इस रास्ते में अगर आते हैं, इस रास्ते को एक बार देखो, इसका कितना है भाई? देखो यहाँ पर 9 Mbps है, यहाँ पर 14 है, तो इस रास्ते का ओवरऑल कितना हो गया? देखो 14 ज्यादा है, कोई मतलब नहीं है, मिनिमम कौन सा है इसको देखना है। मिनिमम क्या है यहाँ पर? 9 है, मतलब कि इस रास्ते का हो गया 9 Mbps, ठीक है। तो देखो दो रास्ता मिला, यहाँ 7 Mbps जाने का और यहाँ से 9 Mbps जाने का। कौन सिलेक्ट करेगा? सिलेक्ट कौन सा रास्ता करेगा? जहां से ज्यादा डेटा रेट जा रहा हो, इसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब इस रास्ते को चूज कर लिया, ठीक है। चलो इस रास्ते को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस रास्ते को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड। ओवरऑल कितना है इसका बैंडविड्थ? बैंडविड्थ कितना है? 9 Mbps। देखो यहाँ 9 है, यहाँ 14 है, मैक्सिमम क्या है? 9 है, तो 9 वाले को सिलेक्ट किया भाई। चलो बैंडविड्थ कितना हो गया? 9 Mbps, ठीक है। इस रास्ते का हो गया, ठीक है, इस रास्ते का 9 Mbps है। एक और चीज देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है और यहाँ पर 9 है, ठीक है। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 20 है। मैक्सिमम कितना अलाउ कर सकते हैं? मैक्सिमम देखो यहाँ 12 आ सकता है, लेकिन यहाँ से तो इस रास्ते से तो 9 ही अलाउ करेगा, 9 ही अलाउ करेगा मैक्सिमम। यहाँ 20 जा भी सकता है, लेकिन यहाँ से तो 9 अलाउ करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम इस रास्ते से हम लोग 9 Mbps अलाउ कर सकते हैं, और इस रास्ते के थ्रू अगर हम जाते तो कितना अलाउ करते? 7 Mbps,
तो ज्यादा फास्टर कौन हुआ? ज्यादा फास्टर ये रास्ता हो गया। मतलब क्या है कि टोटल अगर अलाउड हम बोलते हैं इसमें मैक्स 9 Mbps अलाउड, मैक्सिमम 9 Mbps यहां अलाउ हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 9 Mbps यहां पर अलाउ हो सकता है अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तब। ठीक है, ये जो देखो 9 Mbps यहां अलाउ हो सकता है जब कनेक्शन स्टेबलाइज हो रहा था। जब कनेक्शन स्टेबलाइज हो रहा था उस समय ही सेंडर को ये डेटा मिल चुका था कि मैक्सिमम 9 Mbps ही अलाउ है, मैक्सिमम 9 Mbps ही अलाउड है। जब कनेक्शन बन रहा था उस समय सेंडर के पास में डेटा आ चुका है। जब कनेक्शन स्टेबलाइजमेंट हुआ है, जब कनेक्शन स्टेबलाइजमेंट फेज था टीसीपी का, उसी फेज में सेंडर को पता चल गया है कि मैक्सिमम 9 Mbps ही अलाउड है। ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या है? ये बैंडविड्थ का बात हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये बैंडविड्थ का बात हो गया। लेकिन एक चीज और बताओ, एक चीज और एकदम आराम से समझो, समझ में आ जाएगा, एकदम माइनर चीज है। ठीक है, एक और चीज बताओ कि ट्रैफिक अगर ज्यादा होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो डेटा रेट तो कमेगा। देखो ये बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ है, ये जो है ये क्या है? ये है बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ है, ये डेटा रेट नहीं है। डेटा रेट नहीं है, डेटा रेट क्या रहेगा? ट्रैफिक से वेरी करेगा। ज्यादा ट्रैफिक है अगर डेटा रेट कम होगा, कम ट्रैफिक है डेटा ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि जब सेंडर कनेक्शन स्टेबलाइजमेंट कर रहा होगा उस समय ट्रैफिक को भी देखेगा। उस अभी हम ट्रैफिक नहीं देख रहे हैं, अभी क्या हम देख रहे हैं कि सीधा देखिए बैंडविड्थ पर काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय ट्रैफिक को भी देख रहा होगा। तो मान लो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी ट्रैफिक रहा हो उसके अकॉर्डिंग सेंडर को क्या पता चल गया है कि मैक्सिमम हम इस रेट से डेटा सेंड कर सकते हैं, वो कुछ भी रेट हो। जैसे मैक्सिमम अलाउड यहाँ बैंडविड्थ 9 Mbps है, हो सकता है ट्रैफिक के चलते हो सकता है इसको क्या सेंडर को पता चला भाई मैक्सिमम 7 Mbps हम सेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता 9 को अलाउ कर रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रैफिक भी है। या फिर 8 Mbps हम कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, कुछ रेट हो सकता है, जो भी रेट रहे। बस यही चीज है कि सेंडर को पहले ही पता होगा, यहां जो सेंडर है, सेंडर ऑफ टीसीपी है, इसको पहले पता होगा कि जिस लिंक के थ्रू हम कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं उस लिंक में कितना साइज का डेटा हम मैक्सिमम सेंड कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? जिस तरीके से यहां पर मैक्सिमम स्पीड यहां पता चला है, सेम उसी तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज में यहां पर सेंडर को ये पता चल गया होगा कि मैक्सिमम कितना साइज का डेटा हम सेंड कर सकते हैं। मतलब कि मैक्सिमम विंडो साइज हम क्या रखें कि चैनल में सेंड हो जाए डेटा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहां तक? अब मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो विंडो साइज है या फिर मैक्सिमम सेगमेंट का साइज हम कितना रखें कि ये सेंड हो जाए सक्सेसफुली, एक किस पर डिपेंड कर रहा है? एक किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो बैंडविड्थ पर डिपेंड कर रहा होगा, जो चैनल बीच में आया होगा उस रास्ते में। दूसरा ट्रैफिक पर भी तो डिपेंड कर रहा होगा, ट्रैफिक पर भी डिपेंड कर रहा होगा ना। थोड़ा भी डाउट लग रहा है, रिप्ले करो, समझ में आएगा। एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है फिर भी ये समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा रिप्ले करो, समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि कितना साइज का डेटा सेंड किया जा सकता है, ये सेंडर को कब पता चल गया है? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज में पता चल गया है। लेकिन उसमें ट्रैफिक का भी रोल रहा होगा ना। अगर उस इंस्टेंट पर जिस समय कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था अगर ज्यादा ट्रैफिक हुआ होगा तो सेंडर को कम साइज का डेटा सेंड करने के लिए बताया गया होगा। ठीक है, अगर उस समय कम ट्रैफिक रहा होगा तो सेंडर को ज्यादा साइज का डेटा सेंड करने के लिए बताया होगा। दो केस है यहां पर, हम तो नहीं जान रहे हैं कौन सा केस है। ठीक है, लेकिन दो पॉसिबिलिटी है। एक, ट्रैफिक हुआ होगा, छोटा डेटा सेंड करेगा, मतलब विंडो साइज कम रखना है। ट्रैफिक कम रहेगा तो विंडो साइज ज्यादा रखना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ, इसको जो हम बोलते हैं ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज में ये जो सेंडर को पता चला है इसको हम बोलते हैं कंजेशन विंडो।
ठीक है। ये जो विंडो साइज आ रहा है रिसीवर से, इसको हम बोलते हैं रिसीव्ड विंडो। ठीक है, दो टर्म है, इसको ऐसा लिखते हैं, देखो ये दोनों टर्म को लिखते हैं। एक क्या है, congestion विंडो, रिसीव्ड ये हो गया रिसीव्ड विंडो। ठीक है, रिसीव्ड विंडो क्या है भाई, रिसीव्ड विंडो देखो इसको बोलते हैं, ये जो रिसीव किया जा रहा है ये है रिसीव्ड विंडो। ठीक है, जो रिसीवर हमको बता रहा है कि कितना साइज का तुम डेटा हमको सेंड करो, ये क्या है, रिसीवर जो बता रहा है ये क्या है, ये है रिसीव्ड विंडो। ठीक है, कंजेशन विंडो क्या है, कंजेशन विंडो क्या है, जो सेंडर को पता चला था इसको ना नीचे लाकर, अरे जगह भी नहीं है तो एक सेकंड, congestion window was known to sender at time of connection एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एक क्लियर है, देखो यही चीज बता रहा है जो कंजेशन विंडो है। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो दो चीज यहां पर हुआ, दो विंडो साइज आया है किसके पास में, सेंडर के पास में। एक क्या बोल रहा है, एक रिसीवर सेंड किया है, बोल रहा है क्या कि तुम इतना साइज का, ये जो रिसीव्ड विंडो है, तुम इतना साइज का डेटा हमको सेंड कर दो। ठीक है, एक और विंडो साइज क्या है, पहले से कंजेशन विंडो पता है सेंडर को, ये क्या बोल रहा है कि तुम मैक्सिमम इतना ही साइज का सेंड कर सकता है, बात याद रखना, इससे ज्यादा करेगा डेटा लॉस हो जाएगा। दो चीज, अब देखो सेंडर है जो प्रॉब्लम में आया हुआ है क्या कि भाई सामने जिसको हम सेंड कर रहे हैं ये बोल रहा है कि रिसीव्ड विंडो साइज का तुम सेंड करो, और कंजेशन वाला बोल रहा है क्या, जो कि इससे पहले पता चला है। एक देखो कंजेशन विंडो का पता चला था कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज में। ठीक है, पहले कंजेशन विंडो ही पता चला है, उसके बाद में क्या पता चला है, रिसीव्ड विंडो। क्यों, क्योंकि ये तो डेटा ट्रांसफर फेज में रिसीव होता है ना, विंडो साइज डेटा ट्रांसफर फेज में होता है। ठीक है, तो रिसीव्ड विंडो बाद में पता चला है, पहले क्या मिला है, पहले मिला है कंजेशन विंडो। ठीक है, समझ रहे हो यहां तक। तो सेंडर को क्या बोल रहा है कि पहले सेंडर प्लान बनाए हुए था क्या, अच्छा कंजेशन विंडो इतना है, इससे ज्यादा नहीं सेंड करना, ठीक है भाई नहीं सेंड करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, डेटा ट्रांसफर के ड्यूरेशन में क्या हुआ, रिसीवर है जो बोल दिया कि तुम इतना साइज का सेंड करो। एक यहां से विंडो साइज रिसीव हुआ, बोला कि तुम इतना साइज का सेंड करो। अब इसमें दो केस आ सकता है, इसमें अब दो केस हो सकता है। देखो क्या क्या केस होता है इसमें, देखो क्या केस हो सकता है, हो सकता है ऐसा कंजेशन विंडो, और एक और क्या है, रिसीव्ड विंडो है। ठीक है, हम यहां भी यही लिखते हैं कंजेशन विंडो, शॉर्ट में लिखिए, और यहां पर एक और लिख दिए रिसीव्ड विंडो, ये भी शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ यहां पर दो केस यहां पर आ रहा है फिर से। अब देखो दो केस क्या आ रहा है, मान लो कंजेशन विंडो का कुछ साइज रहा, कुछ भी साइज रहा, ठीक है, जो भी साइज रहा हो, रिसीव्ड विंडो का भी कुछ साइज रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि अगर मान लो रिसीव्ड विंडो का साइज अगर कंजेशन विंडो से स्मॉलर या इक्वल है, ठीक है, इसको समझो आराम से, इसको एक बार आराम से समझो क्या है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो कंजेशन विंडो पहले से प्लान किए हुए था क्या,
सेंडर कि हम इस साइज का अगर डेटा हम सेंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क को चेक कर लिए हैं पहले ही। कब? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज में हम चेक कर लिए थे। ठीक है, हम इतना साइज का डेटा हम सेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन रिसीवर क्या बोला कि तुम इतना ही साइज का सेंड करो, इतना ही साइज का हम रिसीव कर सकते हैं। तो क्या देखा, कंपेयर किया सेंडर है जो कि ये जो रिसीवर बोल रहा है इसका जो विंडो साइज है रिसीवर का, ये कंजेशन विंडो से छोटा है कि बड़ा है। तो ये देखा क्या कि रिसीव जो बोला रिसीवर उससे कम ही सेंड करने के लिए बोल रहा है। क्यों? रिसीव्ड विंडो क्या है, स्मॉलर या इक्वल है किससे? कंजेशन विंडो से। मतलब क्या, जितना प्लान किए हुए था सेंडर सेंड करने का कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज में, इसको कंजेशन विंडो जब पता चला था तो प्लान बना लिया था क्या, हम इतना साइज का डेटा हम सेंड करेंगे। ठीक है, बाद में रिसीवर क्या बोला, जो तुम हमको इससे छोटा ही सेंड करो, तुम उसे छोटा डेटा ही सेंड करो। तो सेंडर क्या करेगा? सेंडर बोला क्या, रे इतना तो हम सेंड कर ही सकते थे, तुम इसे कम सेंड करने को बोल रहा है। मतलब कि नेटवर्क में कोई दिक्कत आने वाला है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि इतना अलाउ हमको नेटवर्क पहले ही कर रहा है। तुम बोल रहा है इससे भी कम सेंड करने के लिए। क्यों? देखो रिसीव्ड विंडो क्या है, लेस देन इक्वल टू कंजेशन विंडो। समझ रहे हो बात को? तो कि जो रिसीवर है जो एक विंडो साइज भेजा है, रिसीव्ड विंडो बोल रहा है क्या कि हमको कम ही रेट में डेटा चाहिए, तुम हमको और छोटा छोटा पैकेट चाहिए, छोटा छोटा सेगमेंट हमको चाहिए, क्योंकि टीसीपी में सेगमेंट बोलते हैं डेटा को। ठीक है, तो रिसीवर विंडो क्या बोल रहा है कि हमको छोटा छोटा ही सेगमेंट चाहिए, और उससे बड़ा सेगमेंट सेंड करने का पहले ही प्लान बनाए हुए था सेंडर कि हम इतना सेंड करेंगे तो नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा डेटा लॉस नहीं होगा, पहुंच जाएगा। लेकिन रिसीवर बोला कि और छोटा सेगमेंट ही भेजो, कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिंपल समझो बात को, तुम मान लो बाहर जा रहे हो घर से, ठीक है, तुम गए हो सब्जी लेने के लिए, तुमको पता है कि सब्जी 150 रुपए में मिलेगा। ठीक है, 150 रुपए का सब तरह का सब्जी होगा, या फिर 200 रुपए का सब्जी होगा सब तरह का। तुम पैसा मांगे घर में कि सब्जी के लिए पैसा, घर से मिला 500, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? अरे 200 का सब्जी आना है, 500 मिल गया, ज्यादा मिल गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही चीज है, पहले से ही कंजेशन विंडो, पहले ही पैसा मिल गया था, पैसा पहले ही यहाँ मिल गया था। बाद में इसको बोला गया क्या लाना है, 500 तुमको दे दिए घर में, तुमसे बोले क्या, जाओ सब्जी लेके आओ। तुमने कहा अच्छा 200 में सब्जी हो जाएगा, 300 तो बच जाएगा, और खुशी का बात है। तो ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज है, यहाँ पर इतना अलाउ किया था नेटवर्क, इसको सेंडर को नेटवर्क है जो इतना अलाउ कर दिया था, और इससे कम ही सेंड करना है, रिसीवर इसे कम ही रिसीव करने को बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंड करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, यहां पर देखो काम क्या करता है, फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ टीसीपी वर्क हियर। ठीक है, फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ टीसीपी क्या है? ऐसा नहीं है जो हम रामायण महाभारत में पढ़ाए थे, अभी पिछला क्लास में हम बताए हैं, लास्ट क्लास में हम बताए हैं, जो क्या बता रहे थे कि आउट ऑफ ऑर्डर डेटा को रिसीव कर सकता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट हमेशा ही इन ऑर्डर होता है, एकदम प्रॉपरली। बहुत सा डेटा को हम सेंड किए थे, एक्नॉलेजमेंट सेंड हुआ था, कभी डेटा लॉस हुआ था, कभी एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ था, सारे केस को हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी पिछले क्लास में ही, इतना तो याद होगा ही। ठीक है, नहीं याद है तो थोड़ा सा रिविजन किया करो, क्योंकि पहले से थोड़ा इंटरकनेक्टेड होता है टॉपिक में, तो एक टॉपिक चल रहा है तो इंटरकनेक्टेड रहेगा ही। ठीक है, मतलब क्या है कि फ्लो कंट्रोल नॉर्मल था। ठीक है, सेंडर रिसीवर के बीच में किस तरीके से फ्लो कंट्रोल करना है, उसका जो पॉलिसी था, फ्लो कंट्रोल जो पॉलिसी था, सेम अभी काम कर ले। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ही तो है, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या काम करेगा, यहाँ पर फ्लो कंट्रोल पॉलिसी ऑफ टीसीपी काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? डाउट लग रहा है, फ्लो कंट्रोल को एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, किस तरीके से फ्लो कंट्रोल काम करता है। ठीक है, लास्ट क्लास में ही बताया गया है। ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या था हम लोग के पास, सेकेंड जो केस है, इस केस में अगर हम ऐसा देखते हैं कि रिवर्स रहे सिचुएशन, क्या भाई, रिसीव्ड विंडो ग्रेटर, या फिर रिसीव्ड विंडो जो है या तो ग्रेटर रहे, लो इसको भी एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, अरे टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा तो टेढ़ा ही सही। चलो यहां पर देखो, इसका केस रिवर्स है क्या कि रिसीव्ड है जो कंजेशन विंडो से ज्यादा है,
रिसीव्ड है जो कॉन्जेशन विंडो से ज्यादा है। मतलब क्या, सेंडर दिमाग में बनाए हुए था क्या कि हम जो सेंड करेंगे वो रफली मानो कि 4 केबी हम सेंड करेंगे, 4 केबी का सेगमेंट मैक्सिमम हम सेंड करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। रिसीवर क्या बोला कि सुनो ना, तुम 10 केबी का सेगमेंट हमको सेंड कर दो ना, हम रिसीव कर लेंगे। तो क्या सोच रहा है सेंडर कि अरे 4 केबी हमको नेटवर्क बोल रहा है कि 4 केबी अलाउड है। सेंडर क्या सोच रहा है कि नेटवर्क जो हमको बोला है, जो पाथ बना था, अभी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो बोला क्या कि 4 केबी सेंड करोगे तो सेफली पहुंच जाएगा। और रिसीवर बोल रहा है कि 10 केबी का डेटा तुम हमको सेंड करो। बहुत बड़ा डेटा बोल रहा है इससे, ठीक है। तो रिसीवर ज्यादा बोल रहा है, रिसीव्ड विंडो ज्यादा है, कंजेशन विंडो कम है, ठीक है। मतलब क्या कि नेटवर्क हमको अलाउ कर रहा है 4 केबी के लिए, क्या भाई कि 4 केबी सक्सेसफुली सेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक है नेटवर्क में, फिर भी 4 केबी सेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीवर क्या बोल रहा है, तुम 10 केबी सेंड करो। अब प्रॉब्लम आएगा सेंडर के पास में कि मान लो हम डायरेक्टली सेंड करते हैं 10 केबी, डेटा लॉस हो जाए। प्रॉब्लम आ सकता है सेंडर के पास में, मान लो हम 10 केबी सेंड किए, डेटा लॉस हो जाए, फिर से 10 केबी सेंड करें, फिर से डेटा लॉस हो जाए। तो चेक करेगा, क्या करेगा यहां पर सेंडर फिर से उस कनेक्शन को अब चेक करेगा। छोटा डेटा सेंड करेगा पहले, फिर थोड़ा बड़ा सेंड करेगा, फिर थोड़ा और बड़ा सेंड करेगा, चेक करेगा कहां तक नेटवर्क में सेंड होता है। क्यों? क्योंकि जब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हो सकता है उसमें ट्रैफिक ज्यादा रहा होगा, इसलिए हमको कंजेशन विंडो है जो बताया गया है कि 4 के भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है अब तो थोड़ा लेट हो गया है, अब डेटा ट्रांसफर फेज में आए हैं, हो सकता है इतना टाइम बाद ट्रैफिक कम हो गया हो, ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया हो। जब ट्रैफिक कम हो गया हो तो हो सकता है इससे ज्यादा डेटा भी हम सेंड करें, पॉसिबल रहे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, इस तरीके का जब सिचुएशन आ जाएगा तो क्या काम करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, रुक जाओ, इसको दूसरा कलर से ही करते हैं। कंजेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी। ठीक है, ये क्या है? कंजेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी है। ठीक है, अब देखो यहां क्या हो रहा था, हुआ क्या यहां पर कि रिसीव्ड विंडो और कंजेशन विंडो के बीच में जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग दो अलग अलग सिचुएशन बनाए। रिसीव्ड विंडो और कंजेशन विंडो था, इसके अलग अलग सिचुएशन हम बनाए। लेकिन एक और चीज यहां क्या हो सकता है, एक और चीज देखो क्या हो सकता है कि मान लो रिसीव्ड विंडो कुछ बताया रिसीवर कि इतना तुम रेट से सेंड करो हमको। मान लो रिसीवर बताया कि तुम इतना रेट से हमको सेंड करो, ठीक है, तुम इतना रेट से हमको सेंड करो डेटा, हम रिसीव कर लेंगे। लेकिन सेंडर है जो उतना स्पीड से डेटा प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है। सेंडर है जो उतना रेट से डेटा प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखो इस टॉपिक को देखते हैं। यहां क्या था, सिली विंडो सिंड्रोम था। दो प्रॉब्लम टीसीपी में आ सकता है, दो टाइप का प्रॉब्लम टीसीपी में आ सकता है। एक क्या है, सिली विंडो सिंड्रोम, एक और क्या है, कंजेशन पॉलिसी। दो ही प्रॉब्लम है, उस दोनों प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम के बारे में बता दिए क्या। अब देखो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं क्या, इस सिली विंडो सिंड्रोम है क्या। देखो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिली विंडो सिंड्रोम का मतलब क्या है, सिंपल जानो क्या। यहाँ हुआ क्या कि एक विंडो साइज रिसीव किया है। ये रिसीव कौन सेंड किया था, ये रिसीवर है जो विंडो साइज है जो सेंड किया था। अब सेंडर क्या किया यहाँ पर, इस सेंडर बोला क्या कि मेरे पास में तो यहाँ 5 बाइट का डेटा के लिए बोल रहा है रिसीवर बोल रहा है कि 5 बाइट डेटा हमको सेंड कर दो। ठीक है, लेकिन सेंडर क्या बोला कि मेरे पास में उतना डेटा है नहीं अभी, मेरे पास में डेटा 2 बाइट ही अभी है, मेरे पास में डेटा अभी 2 बाइट ही है। इसका मतलब क्या है कि अभी सेंड हम अगर करें, अगर हम सेंड करेंगे तो हम केवल और केवल 2 बाइट का डेटा ही सेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम सेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज?
इसका मतलब क्या है कि अभी अगर नॉर्मली अगर फंक्शन करता, नॉर्मली अगर दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा होता तो क्या होता कि 2 बाइट का डेटा सेंड कर देता, ठीक है। फिर आगे क्या होता, फिर मान लो 20 बाइट अगर डिमांड करेगा रिसीवर, तो यहाँ क्या देखा कि यहाँ पर 8 बाइट ही है, 8 बाइट है, तो यहाँ डिमांड कर रहा है 20, ये सेंड कर रहा है 8, मतलब क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन होगा। ये क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर क्या हम बताए, ये जो कॉन्जेशन विंडो का पॉलिसी बताए हैं ये भी हम बता रहे हैं। 2 टाइप का प्रॉब्लम है, पहले जानो। एक प्रॉब्लम क्या है, सिली विंडो सिंड्रोम, एक और क्या है, कॉन्जेशन विंडो, ठीक है। 2 प्रॉब्लम है, टीसीपी में आता है। दोनों प्रॉब्लम के बारे में पहले हम ओवरव्यू बताए, ठीक है, कि एक होता है सिली विंडो सिंड्रोम, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, कॉन्जेशन विंडो, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, दोनों प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस। ऐसा नहीं सोचना क्या कि अच्छा सिली विंडो सिंड्रोम बता रहे थे तो कॉन्जेशन विंडो कहां से आया, अरे ये भी एक प्रॉब्लम ही है, ये भी एक प्रॉब्लम है, अभी आने वाले में देखेंगे, अभी 10 मिनट के अंदर देखेंगे, ठीक है। छोटा ये क्या है, सिली विंडो सिंड्रोम क्या है, थोड़ा छोटा प्रॉब्लम है, कॉन्जेशन विंडो क्या है, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले हम दोनों प्रॉब्लम के बारे में बताए, पहले दोनों प्रॉब्लम के बारे में हम बताए, अब दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ देखो सिली विंडो सिंड्रोम पहले बता लेते हैं, उसके बाद में कॉन्जेशन विंडो हम बताएंगे, ठीक है। तो सिली विंडो सिंड्रोम में देखो क्या है कि यहाँ जितना रिसीवर डिमांड कर रहा है उतना डेटा अभी रेडी नहीं है, किसके पास में, सेंडर के पास में। जितना डिमांड कर रहा है रिसीवर जितना डिमांड कर रहा है उतना डेटा रेडी नहीं है सेंडर के पास में। तो क्या करेगा, सेंडर जितना डेटा है रेडी उतना ही सेंड कर देगा, कम डेटा है कम सेंड करेगा। मतलब क्या है, लिंक का अंडर यूटिलाइजेशन हो गया, रिसोर्स का। रिसीवर भी है जो इंतजार कर रहा है कि 5 बाइट का डेटा आएगा, सेंडर है जो 2 बाइट ही सेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिसीवर को तुम फालतू में बिजी रखे हो। समझो बात को आराम से। अभी क्या बता रहे हैं, सिली विंडो सिंड्रोम को बता रहे हैं, फिर कंजेशन पॉलिसीज वाले को देखेंगे हम प्रॉब्लम को, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या था, सिली विंडो सिंड्रोम में क्या था कि अभी क्या है, 5 बाइट का डिमांड आया है रिसीवर से, सेंडर बोल रहा है कि मेरे पास में तो 2 ही बाइट है। अगर 2 ही बाइट सेंड करता है तो रिसीवर क्या बोलेगा, यार कैसा यूजलेस आदमी है, हमको इतना डिमांड कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए फ्री बैठे हैं। रिसीवर कौन है, रिसीवर सर्वर भी हो सकता है, सर्वर हो सकता है रिसीवर, ठीक है। वो क्या बोलेगा, हम तुम्हारे लिए इतना वेट कर रहे हैं, मेरे साथ में बहुत सारा क्लाइंट है जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, और तुम है जो जितना डिमांड करते हो उतना डेटा देता ही नहीं है। मतलब क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन मेरा तुम करवा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। इसी को बोलते हैं सिली विंडो सिंड्रोम। मतलब क्या कि जितना डेटा रिसीव्ड विंडो साइज जितना था उतना डेटा रेडी नहीं था सेंडर के पास में, कम डेटा रेडी था सेंडर के पास में। अगर वही डेटा कम डेटा ही सेंड कर देगा सेंडर, तो क्या होगा, रिसीवर का या फिर लिंक का अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस अंडर यूटिलाइजेशन इस तरीके से जो हो रहा है इसको बोलते हैं सिली विंडो सिंड्रोम। अब इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 2 साइंटिस्ट सॉल्यूशन दिया, 2 अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। एक साइंटिस्ट है नेगल और एक है क्लार्क, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशन दिया है, दोनों अपना सॉल्यूशन में क्या देखो बोलता है। पहले हम इसका देखते हैं नेगल का। नेगल जो सॉल्यूशन दिया इस सेंडर साइड के लिए दिया है, इस सेंडर साइड के लिए दिया है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, जो अंडर यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम है इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। तो नेगल क्या बोला है कि ऐसा करो, जो सेंडर है जो इसके पास में डेटा कम था ना, डेटा कम था, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंडर है जो स्लो रेट से डेटा को जनरेट कर रहा होगा, ठीक है, स्लो रेट से डेटा को जनरेट कर रहा होगा, इसलिए इसके पास में अभी डेटा कम है, लेकिन रिसीवर ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो क्या बोला, ठीक है अभी तुम्हारे पास कम है लेकिन थोड़ा देर बाद और तुम जनरेट कर लोगे डेटा। समझ रहे हो, ये नेगल क्या बोला सेंडर से कि ठीक है अभी तुम्हारे पास में डेटा कम है, रिसीवर तुमसे ज्यादा का डिमांड कर रहा है, रिसीवर तुमसे ज्यादा का डिमांड कर रहा है, अभी तुम्हारे पास में कम है डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम बाद तुम और डेटा जनरेट कर लोगे ना। तो सेंडर बोला कि हाँ हम कर लेंगे थोड़ा टाइम बाद। तब इसको नेगल क्या बोला है सेंडर को, सुनो, जब तुम ये रिसीव्ड विंडो साइज के बराबर डेटा जनरेट कर लोगे तो एक बार में इतना डेटा ही सेंड करना। मतलब क्या है कि अभी 2 है जो 2 लेस देन 5 है, ठीक है। मतलब कि बिट साइज, बीएस मतलब बिट साइज जो इतना यहाँ पर अवेलेबल है
बिट साइज लेस देन विंडो साइज है, क्या करना है, वेट करो। वेट करो कब तक, कब तक वेट करना है, जब तक तुम इस विंडो साइज के बराबर डेटा जनरेट नहीं कर लो तब तक वेट करो। जब जनरेट हो जाए इस विंडो साइज के बराबर तो सेंड कर दो इस विंडो साइज के बराबर डेटा ही। समझ रहे हो बात को? पहले क्या था, कम डेटा ही सेंड कर दे रहा था, अब क्या कर रहा है, सेंडर है जो वेट कर रहा है, क्या, विंडो साइज के बराबर डेटा जब हो जाता है इसके पास में तब सेंड करता है। सेंडर है जो वेट कर रहा है, जब विंडो साइज के बराबर में इसके पास में डेटा हो जाता है तब जाकर सेंड करता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यही चीज यहाँ है कि नेगल क्या किया, सेंडर साइड में सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, अब बताओ यहां से जब आया 20 बाइट विंडो साइज, ठीक है, सेंडर क्या देखा कि मेरे पास में 8 ही है, मतलब कि मेरा जो बिट साइज है जो विंडो साइज से कम है, तो क्या करेंगे भाई, वेट करेंगे। कब तक, जब तक हम इतना डेटा जनरेट ना कर लें, 20 बाइट डेटा हम जनरेट ना कर लें। जब 20 बाइट हम जनरेट कर लेंगे तो एक साथ में 20 बाइट हम ट्रांसमिट भी कर देंगे। देखो ट्रांसमिट कर दिया, फिर से रिसीव हुआ कितना, रिसीव हुआ है 50 बाइट, फिर से रिसीव हुआ है 50 बाइट विंडो साइज। तो क्या देखा, इसके पास में 21 बाइट ही था, इसके पास में 21 बाइट ही था, तो क्या देखा कि अच्छा मेरा 21 है जो 50 से कम है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा देर वेट करते हैं, जब मेरे पास में 50 बाइट डेटा जनरेट हो जाएगा तब हम एक बार में 50 बाइट डेटा हम सेंड कर लेंगे, 50 बाइट डेटा हम सेंड कर लेंगे एक बार में। मतलब क्या हो गया, यूटिलाइजेशन सही काम कर रहा है, और जितना देर वेट कर रहा है उतना देर रिसीवर है जो किसी और से कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि रिसीवर का अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, रिसीवर का अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, ये वेट कर रहा है अभी ना, उतना देर हम किसी और से कम्युनिकेट कर लिए। ठीक है, रिसीवर के पास में तो बहुत सारा क्लाइंट है, वो सर्वर है, सर्वर के पास में बहुत सारा क्लाइंट है। ठीक है, तो ये नेगल का सॉल्यूशन था कहां पर, सेंडर साइज में था। मतलब क्या, सेंडर को वेट करवाओ अनलेस अंटिल इट जनरेट्स डेटा इक्वल टू द साइज ऑफ रिसीव्ड विंडो। जब तक सेंडर है जो रिसीव्ड विंडो के बराबर डेटा जनरेट नहीं कर सकता है तब तक वेट करेगा सेंडर, जब जनरेट कर लेगा तो सेंड कर दो। ये किसका सॉल्यूशन था, ये नेगल का सॉल्यूशन था सेंडर साइड के लिए। तो एक और साइंटिस्ट क्लार्क था जो क्या सॉल्यूशन दिया, ठीक है ये तुम्हारा सॉल्यूशन ठीक ही लग रहा है देखने में, लेकिन मेरा सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है तुमसे। ये क्या बोला, क्लार्क क्या बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, सेंडर को हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेंडर तुम जनरेट करते रहो, तुम स्लो कर रहा है ना, तुम जनरेट करते रहो अपना रेट से। ये क्या बोला, क्लार्क क्या बोला कि रिसीवर साइड को ही एक्नॉलेजमेंट डिले करवा दो। मतलब क्या है कि जब रिसीवर के पास में 1 बाइट डेटा जब रिसीव हुआ तो अभी यहाँ एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, विंडो साइज 5 सेंड किया, ये बोला कि अभी नहीं सेंड करो, थोड़ा देर इंतजार करो, आप थोड़ा देर बाद सेंड करना, थोड़ा देर बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड करना। तब तक क्या करेगा, सेंडर और डेटा को जनरेट कर लेगा। डिले किसी भी साइड में हो, डिले चाहे यहाँ हो, सेंडर वेट कर रहा हो, या फिर रिसीवर है जो एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड किया तब भी तो वेट ही कर रहा है। ठीक है, अभी क्या वेट कर रहा था सेंडर कि इसका जो डेटा का साइज रहे जो रिसीव्ड विंडो के साइज हो जाए, इसके लिए वेट कर रहा था सेंडर। अब क्या वेट कर रहा है, अब एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने का वेट कर रहा है। लेकिन वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने का, सही चीज है, लेकिन डेटा तो जनरेट कर ही रहा है कंटिन्यूअस से, तो जितना देर वेट करेगा उतना देर में ज्यादा डेटा जनरेट कर लेगा सेंडर। यही चीज बोल रहा है क्लार्क क्या कि रिसीवर का जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा रिसीवर, इसको डिले करवा दो, तब तक सेंडर है जो और डेटा को जनरेट कर लेगा। ठीक है, प्लस में हो सकता है रिसीवर का विंडो साइज थोड़ा देर बाद और फ्री हो जाए तो रिसीवर का विंडो साइज भी थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, रिसीवर का विंडो साइज भी थोड़ा इंक्रीज हो जाए, और सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर तब तक और डेटा को जनरेट भी कर लेगा, सेंडर है जो और डेटा को जनरेट भी कर लेगा। जैसे ही फिर थोड़ा सा डिले करके रिसीवर जब इसको सेंड किया है, रिसीवर जब इसको सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, साथ में एक विंडो साइज भी सेंड किया है। ठीक है, तब तक क्या देखा, तब सेंडर क्या देखा कि अरे इतना विंडो साइज तो हम जनरेट कर लिए हैं इतना देर में, ताकि डिले किया था, एक्नॉलेजमेंट में डिले हुआ था, इसलिए यहां पर तब तक क्या किया सेंडर, बहुत सा डेटा जनरेट कर लिया, इस विंडो साइज के बराबर डेटा को ट्रांसमिट कर देगा ये।
फिर से अगला एक्नॉलेजमेंट डिले करवाएगा। क्यों? तब तक सेंडर को टाइम मिल जाए डेटा को जनरेट करने का। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन इसका है, सिली विंडो सिंड्रोम का दो सॉल्यूशन है। एक क्लार्क का सॉल्यूशन है, ये सेंडर साइड के लिए है। एक नेगल का सॉल्यूशन है जो सेंडर साइड के लिए है। एक क्लार्क का सॉल्यूशन है जो रिसीवर साइड के लिए है। ठीक है, नेगल क्या कर रहा है? सेंडर को वेट करवा रहा है, सेंडर को वेट करवा रहा है कि और डेटा जब जनरेट हो जाएगा विंडो साइज के बराबर तब तुम ट्रांसमिट करना, तब तुम डेटा को सेंड करना। क्लार्क क्या बोल रहा है कि रिसीवर को ही बता रहा है कि तुम एक्नॉलेजमेंट ही थोड़ा डिले करके सेंड करो उसको, सेंडर को डिले करके थोड़ा लेट करके एक्नॉलेजमेंट सेंड करो, ताकि सेंडर है जो उतना डेटा जनरेट कर ले, उतना डेटा जनरेट कर ले। फिर जब ज्यादा डेटा जनरेट कर लेगा तब क्या है, हम जो उसको विंडो साइज बोलेंगे उतना डेटा हमको सेंड कर देगा एक बार में। और तब तक जितना डिले कर रहा है, जितना क्लार्क क्या बोला कि जितना देर तुम डिले कर रहे हो, रिसीवर को बोला कि जितना देर तुम डिले कर रहे हो एक्नॉलेजमेंट सेंड करने में, उतना टाइम किसी और से कम्युनिकेट कर लो। तुम्हारे पास तो कमी नहीं है ना क्लाइंट का, तुम्हारे पास में बहुत सारा क्लाइंट है, तुम दूसरे से कम्युनिकेट करो। मतलब क्या है, रिसीवर भी बिजी रहा, उतना देर अपना काम कर रहा है, मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन सही हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, यही होता है सिली विंडो सिंड्रोम। पहला प्रॉब्लम यही था। दूसरा प्रॉब्लम हम क्या बताए? दूसरा प्रॉब्लम है कॉन्जेशन विंडो का प्रॉब्लम। जो यहाँ पर ये सब डिस्क्राइब कर रहे थे, ये क्या था? कॉन्जेशन विंडो का प्रॉब्लम था। इसको भी हम डिटेल में अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉन्जेशन विंडो का प्रॉब्लम है, ये भी हम अभी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होता है भाई? इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगता है? कॉन्जेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी लगता है। ठीक है, कॉन्जेशन पॉलिसीज किस तरीके से काम करता है ये भी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो अभी हम ऊपर में बताए सिली विंडो सिंड्रोम, इसके बारे में ही डिटेल यहाँ लिखा हुआ, सेम चीज जो बताए वही चीज लिखा हुआ। इसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग वेट एंड डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट अदर प्रोसेस सेंडिंग डेटा टू द चाइल्ड। चाइल्ड मतलब क्या है? ये चाइल्ड किसका है? ये है जो चाइल्ड है, चाइल्ड ऑफ सर्वर। ये किसका चाइल्ड है? ये चाइल्ड किसका है? ये चाइल्ड है सर्वर का, सर्वर साइड का है। ठीक है, मतलब क्या है? टीसीपी में बिजी रह रहा है। ठीक है, ये क्या है? सर्वर है जो बिजी रह रहा है, मतलब क्या? अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, ये सेम चीज देखो यहाँ क्या है, इफ बिट साइज इज लेस देन विंडो साइज, जब लेस देन रहे, द चांसेस गिवन टू अदर प्रोसेस टू ट्रांसमिट द डेटा। मतलब क्या है? उस समय दूसरे और बहुत सारा और क्लाइंट जो रहेगा उससे कम्युनिकेट कर रहा होगा रिसीवर। ठीक है, दूसरे क्लाइंट को चांस मिल जाएगा उतना देर के लिए। ठीक है, तब तक ये अपना जनरेट करेगा अपना बिट, जो कौन? सेंडर जनरेट करेगा। ठीक है, तो यही नेगल क्या सजेस्ट किया है, सजेस्टेड दैट सेंड द फर्स्ट बाइट एज इट इज एंड बफर द रिमेनिंग डेटा। मतलब क्या है? बफर मतलब कि जनरेट करो रिमेनिंग डेटा को, रिमेनिंग डेटा जो है उसको जनरेट करो तुम। ठीक है, बफर रिमेनिंग डेटा मतलब क्या है? रिमेनिंग जो डेटा है, कितना डेटा? विंडो साइज के बराबर। क्यों? क्योंकि नेगल क्या कर रहा है? सेंडर को वेट करवा रहा है कि तब तक तुम सेंड नहीं करना जब तक विंडो साइज के बराबर तुम डेटा जनरेट नहीं कर लो, तब तक सेंड नहीं करना है। ठीक है, तब तक सेंड नहीं करना है। ठीक है, जब जनरेट कर लोगे तो सेंड कर देना। ठीक है, यही चीज है। यहां पर क्या है? वंस द एक्नॉलेजमेंट रीचेस टू क्लाइंट कंपेयर्ड बिट साइज विथ विंडो साइज। ठीक है, बिट साइज और विंडो साइज कंपेयर करेगा। ठीक है, जब क्लाइंट है जो क्लाइंट को जब रिसीव किया विंडो साइज तो देखेगा कि हम कितना रेडी किए हैं डेटा और रिसीवर विंडो कितना है। कम है तो हम वेट करेंगे, बराबर है तो हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था? नेगल क्या बोला कि कम है तो वेट करो, जब तुम उसके बराबर जनरेट कर लेगा तब सेंड करना। तब तक क्या है? जो रिसीवर है उससे दूसरा क्लाइंट और बात कर रहा होगा। ठीक है, Clark suggested that delay the acknowledgement so that parallelly receiver window size will increase along with bit size at the sender। मतलब क्या बोल रहा है कि एक्नॉलेजमेंट को ही डिले कर दो। क्लार्क क्या बोल रहा है? रिसीवर से बोल रहा है कि तुम एक्नॉलेजमेंट डिले कर दो। एक्नॉलेजमेंट डिले करने से दो काम होगा। पहला, जो सेंडर है अपना डेटा को जनरेट कर लेगा। ठीक है, प्लस में हो सकता है थोड़ा टाइम बाद थोड़ा तुम भी फ्री हो जाओगे। रिसीवर को बोल रहा थोड़ा तुम भी फ्री हो जाओगे, मतलब क्या है? तुम्हारा विंडो साइज भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए एक्नॉलेजमेंट को डिले करना है। ठीक है, और जब तक डिले कर रहा होगा एक्नॉलेजमेंट का तब तक किसी और क्लाइंट से बात कर रहा होगा सर्वर। मतलब क्या है? वो बिजी रह रहा है। ठीक है, यही चीज है क्या?
Clerk suggested that delay the acknowledgement so that parallelly receiver window size will increase along with the bit size at the sender. So utilization will increase fastly. Utilization क्या होगा? Fastly increase कर जाएगा. ठीक है? तो नेगल या क्लार्क किस तरीके से सॉल्व कर रहा है सिली विंडो सिंड्रोम को, समझ में आ गया? ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कॉन्जेशन विंडो और रिसीव्ड विंडो का प्रॉब्लम जब होगा, जब कभी रिसीव्ड विंडो है जो कॉन्जेशन विंडो से ज्यादा रहे, उस केस में हम लोग यूज करते हैं कॉन्जेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी। तो कॉन्जेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी क्या है? यही दो ही प्रॉब्लम था मेनली, ये क्लास ये दोनों प्रॉब्लम के लिए है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे क्या कि कॉन्जेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी क्या होता है। ठीक है, इसके पहले कुछ और बेसिक चीज देखो क्या है कि एक होता है क्या, कीप अलाइव टाइमर होता है। बोलो कीप अलाइव टाइमर क्या है? सिंपल जानो ये टाइमर क्या है। ये टाइमर बता रहा है क्या कि मान लो एक क्लाइंट है जो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, एक क्लाइंट है जो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। सर्वर मतलब क्या होगा? सर्वर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता था फॉर्क फंक्शन को यूज करके। फॉर्क फंक्शन को यूज करके सर्वर क्या था, पहले कनेक्शन बना लेता था, उसके बाद में एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता था। चाइल्ड है जो क्लाइंट से बात कर रहा होता था, यही काम हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि चलो क्लाइंट से जब बात तो कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन मान लो थोड़ा देर बाद, ठीक है, जैसे तुम लैपटॉप ओपन किए हुए हो, ठीक है, तुम कोई वेबसाइट देख रहे हो, मतलब क्या तुम्हारा कम्युनिकेशन चल रहा है, तुम क्या किए हो, सडनली लैपटॉप बंद कर दिए हो। कनेक्शन रिलीज तो नहीं हुआ है अब तक, समझो बात को, कनेक्शन रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन तुम लैपटॉप को सडनली बंद कर दिए हो। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो चाइल्ड प्रोसेस है सर्वर का, जो सर्वर का चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या करेगा, वो तुम्हारा वेट करते रहेगा। उसको थोड़ा ही पता कि तुम लैपटॉप बंद करके चले गए हो, वो क्या कर रहा है, या फिर लैपटॉप बंद नहीं किया, ओपन ही लैपटॉप है। ठीक है, दोस्त बुलाया दूसरा रूम में, ऐसे ही ओपन है, तुम चले गए दूसरा रूम में, तो क्या सोचेगा, वो चाइल्ड वेट कर रहा है कि तुम अब डेटा सेंड करोगे, अब डेटा सेंड करो, तुम कुछ सेंड ही नहीं कर रहे हो। जैसे क्या कोई वेबसाइट को ओपन करना, तो एक कॉर्नर में रहेगा चैट सेक्शन, तुम चैट में क्लिक करके जैसे ही क्लिक करोगे उधर मशीन से कुछ आएगा इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा कि क्या चाहिए, क्या सर्विस चाहिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए। तुम कुछ भी नहीं सेंड करना, तुम कुछ नहीं सेंड करो, थोड़ा देर बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले डेटा कम्युनिकेशन हो रहा था, उसके बाद में चाइल्ड अब हमेशा लाइफ टाइम थोड़ा ही तुम्हारा वेट करेगा। चाइल्ड क्या करेगा, थोड़ा टाइम वेट करेगा, कि थोड़ा टाइम बाद भी मैसेज नहीं आया, तब क्या करेगा, एक कीप अलाइव टाइमर ऑन कर लेगा, एक टाइमर ऑन कर लेगा। ये टाइमर क्या करेगा, कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए रहेगा, टाइमर ऑन हो गया, अब टाइमर का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, चाइल्ड वेट कर रहा है तुम्हारा, अब तुम आएगा, अब तुम आएगा, अब तुम डेटा सेंड करेगा। जब ये कीप अलाइव टाइमर एक्सपायर कर गया, मतलब ओवर हो गया इसका टाइम, तब क्या करेगा, चाइल्ड समझ जा कि अच्छा क्लाइंट कहीं और चला गया, कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन क्लाइंट अवेलेबल नहीं है डेटा सेंड करने के लिए, इसलिए सडनली क्या करेगा कि चाइल्ड है जो जैसे ही ओवर होगा, चाइल्ड अपने आप को जितना भी डेटा हो तुमसे कम्युनिकेट किया था वो सारा डेटा को अपने पेरेंट के पास में, जो सर्वर के पास में ट्रांसफर करेगा। जितना भी डेटा है चाइल्ड प्रोसेस के पास में, ये अपने सर्वर के पास में ये डेटा ट्रांसफर कर दिया, सर्वर में स्टोर हो गया, उसके बाद में चाइल्ड क्या करेगा, अपने आप को किल कर लेगा। समझ रहे हो बात को, जितना तुम कम्युनिकेट किए हो उतना डेटा तो ट्रांसफर हुआ ही था ना, ये सब डेटा को चाइल्ड है जो सर्वर के पास में सेंड कर दिया, यहाँ पर अपलोड कर दिया डेटा को, उसके बाद अपने आप को किल कर दिया। कब किया भाई, जब कीप अलाइव टाइमर है जो एक्सपायर किया तब। कीप अलाइव टाइमर कब आया था, जब कम्युनिकेशन करते करते सडनली क्लाइंट से कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, तो थोड़ा टाइम वेट किया, उसके बाद में कीप अलाइव टाइमर को ऑन कर लिया चाइल्ड प्रोसेस, उसके बाद भी क्लाइंट से कोई भी मैसेज नहीं आया है, वो समझ गया कि क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, तब अपना सारा डेटा को सर्वर में कॉपी किया, अपने आप को क्लिक कर लिया। ठीक है, यही वर्क होता है कीप अलाइव टाइमर, इसके लिए ही काम करता है। ठीक है, अब यही सेंटेंस में यहाँ लिखा हुआ, इसको एक बार देख लो। द पर्पस ऑफ कीप अलाइव टाइमर, द पर्पस ऑफ कीप अलाइव टाइमर इज to know the status of client whether it is transmitting the data or client remains silent। मतलब क्या ट्रांसमिट कर रहा है डेटा कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए रहता है। किसका काम,
कीप अलाइव टाइमर का, ठीक है। व्हेन द क्लाइंट रिमेन्स साइलेंट आफ्टर सम टाइम सर्वर स्टार्ट्स कीप अलाइव टाइमर। सर्वर मतलब क्या कि चाइल्ड प्रोसेस जो उसका कम्युनिकेट करा तो वो स्टार्ट किया है, ठीक है। बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टाइमर इफ requirement came from client then server will stop KAT and continue the accepting data। यहां पर requirement नहीं, डेटा लिख दो। इफ डेटा मतलब क्या है कि अगर कीप अलाइव टाइमर जब ऑन था उसके ड्यूरेशन में एक्सपायर होने के पहले अगर कुछ डेटा आ गया क्लाइंट से तब क्या देखेगा, अरे क्लाइंट तो जगा हुआ है अभी, ठीक है। उसको रिसीव करके कीप अलाइव टाइमर जो है उसको वो ऑफ कर लेगा, फिर कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर एक्सपायर हो गया तब तक डेटा नहीं आया तब अपने आप को किल करेगा, ठीक है। वो वेट करेगा कब तक, जब तक कीप अलाइव टाइमर एक्सपायर ना हो जाए तब तक वेट करेगा, ठीक है। Once the timer expires and no requirements from the requirements data लिख लो इसको, and no data from the client then server will abruptly or suddenly close the connection। तो सर्वर क्या करेगा कि थोड़ा टाइम वेट कर रहा है और वेट करने के बाद में जब जो है कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है क्लाइंट साइड से, क्या करेगा अपने आप को सडनली वो क्लोज कर लेगा, ठीक है। कब, जब कीप अलाइव टाइमर एक्सपायर करेगा तब। जब तक एक्सपायर नहीं करेगा तब तक क्लाइंट का वेट करेगा, अगर कोई डेटा बीच में आ गया फिर से कंटिन्यू कर लेगा कम्युनिकेशन, कीप अलाइव टाइमर को साइड में रख देगा वो ऑफ करके, ठीक है। सेम देखो इस तरीके से एक आरटीओ टाइमर, ये टाइमर हम बता लेते हैं उसके बाद में कंजेशन पॉलिसीज में हम आते हैं, ठीक है। एक आरटीओ टाइमर होता है। आरटीओ टाइमर देखो क्या है, जो आरटीटी वैल्यू था हम लोग का, आरटीटी क्या था भाई, यहां गए जाना और आना, ये टोटल मिलके क्या बनता है आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम, मतलब ट्वाइस ऑफ प्रोपेगेशन टाइम। ये क्या है प्रोपेगेशन टाइम, ये क्या है प्रोपेगेशन टाइम, टोटल क्या है राउंड ट्रिप टाइम, ट्वाइस ऑफ प्रोपेगेशन टाइम क्या हो गया राउंड ट्रिप टाइम। आरटीओ है क्या, रीट्रांसमिशन आफ्टर टाइम टाइम आउट टाइमर, मतलब क्या है कि रीट्रांसमिशन करने के लिए काम आएगा जब मान लो हम डेटा सेंड किए, मेरे पास में एक्नॉलेजमेंट आ ही नहीं रहा है, बहुत देर हो गया नहीं आया, तो क्या करेंगे हम कि एक जैसे ही हम डेटा को सेंड किए हैं सेम उसी टाइम में एक आरटीओ टाइमर को हम ऑन करेंगे। एक आरटीओ टाइमर ऑन करता है जो सेंडर है, जैसे ही डेटा सेंड किया एक आरटीओ टाइमर वो ऑन किया, फिर देखा क्या, अगर आरटीओ टाइमर एक्सपायर होने के पहले अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया उस डेटा का तब तो ठीक है, तब अगला डेटा हम सेंड करेंगे। अगर आरटीओ टाइमर एक्सपायर हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, तो सेम डेटा का रीट्रांसमिशन करेगा कौन, सेंडर। समझ रहे हो बात को, अगर डेटा सेंड किया और एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा तो जिसमें डेटा सेंड किया था उसमें एक टाइमर को ऑन कर लिया था सेंडर, वो टाइमर क्या था आरटीओ टाइमर था, ठीक है। आरटीओ टाइमर को ऑन कर लिया था, जब आरटीओ टाइमर एक्सपायर हो गया और एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो सेंडर क्या समझेगा, लगता है मेरा डेटा लॉस्ट हो गया है रास्ता में, ठीक है, इसलिए रीट्रांसमिट करो डेटा का, ठीक है। इसलिए क्या किया हो, फिर से रीट्रांसमिशन कर लिया हो डेटा का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मतलब क्या है, डेटा को रीट्रांसमिट करने के लिए आरटीओ टाइमर का यूज होता है कि अगर आरटीओ विद इन आरटीओ टाइम अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तब ठीक है, अगर उतना टाइम तक नहीं आया तो रीट्रांसमिट फिर से कर लेगा, ठीक है। अब आरटीओ टाइमर का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है ट्वाइस ऑफ आरटीटी। मतलब क्या, ये कितना है यहां से यहां पीटी है, ये कितना है ये भी पीटी है, टोटल मिलाकर कितना हो गया आरटीटी हो गया, राउंड ट्रिप टाइम। तो राउंड ट्रिप टाइम का दुगना आरटीओ टाइमर होता है। ये देखो यहां पर क्या है, आरटीओ ट्वाइस ऑफ टू टाइम्स ऑफ आरटीटी। आईआरटीटी क्या है हम बताएंगे अभी, ठीक है। आईआरटीटी क्यों लिखे हैं इसको ये हम अभी बताएंगे। अभी जानो कि आरटीओ का वैल्यू क्या है भाई, ट्वाइस ऑफ राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो आरटीओ चेंज होगा या फिक्स रहेगा, आरटीओ का वैल्यू चेंज होगा या फिक्स रहेगा, सोचो एक बार, सिंपल सोचो कि आरटीओ है क्या भाई, राउंड ट्रिप टाइम का दुगना है। राउंड ट्रिप टाइम क्या है, प्रोपेगेशन टाइम का दुगना है। प्रोपेगेशन टाइम क्या है, एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब सिंपल बताओ, जब ट्रैफिक ज्यादा होगा तो जानने में टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोपेगेशन टाइम ज्यादा लगेगा, राउंड ट्रिप टाइम ज्यादा होगा,
तो आरटीओ का वैल्यू ज्यादा होगा जब ट्रैफिक ज्यादा रहे। अगर ट्रैफिक कम है तो जल्दी सिग्नल चला जाएगा, मतलब कि प्रोपगेशन टाइम कम लगेगा। जब ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक जब कम है तो कम टाइम में प्रोपगेशन होगा, मतलब कि कम ट्रैफिक तो कम प्रोपगेशन टाइम, लेस प्रोपगेशन टाइम बोल लो, ठीक है। और लेस प्रोपगेशन टाइम मतलब कि लेस आरटीटी हो गया। लेस आरटीटी मतलब क्या होगा, लेस आरटीओ हो गया। मतलब क्या, जब ट्रैफिक ज्यादा होगा तो आरटीओ का वैल्यू ज्यादा होगा, ट्रैफिक कम होगा तो आरटीओ का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब क्या है कि आरटीओ फिक्स नहीं है, आरटीओ वेरी करेगा ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। वो जो नेटवर्क है उस नेटवर्क पर आरटीओ का वैल्यू डिपेंड करेगा कि ट्रैफिक ज्यादा है या कम है। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो आरटीओ का वैल्यू भी ज्यादा होगा, ट्रैफिक कम है तो आरटीओ का वैल्यू भी कम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे आरटीओ टाइम। ठीक है, एक बार देखो इसको, आरटीओ टाइम क्या है, इस पर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है। एक नंबर का भी आ सकता है, दो नंबर का भी आ सकता है। दो नंबर का आएगा तो मल्टीपल कैलकुलेशन करना होगा, एक नंबर का आएगा सिंपल कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, जो एक लाइन में हो सकता है। अगर दो नंबर का आया है तो 3-4 लाइन में कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन 4 लाइन में आंसर आ जाएगा और 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, एकदम इसको अच्छे से देखो, एकदम आराम से देखो। क्वेश्चन देखो क्या गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, नाम हो सकता है चेंज भी रहे, नाम हो सकता है वहां पर कुछ और चेंज भी कर दे, लेकिन समझो कि हम कहां पर कौन से टाइम को बता रहे हैं, इस बात को समझो। ठीक है, नाम कहीं कहीं चेंज भी रहता है। ठीक है, तो यहां देखो जो मेजरली जो यूज किया जाता है टर्म, वो टर्म को हम यहां लिखे हैं। कहीं कहीं ये टर्म चेंज भी रहता है। ठीक है, क्या चेंज रहता है वो भी हम अभी बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक है इनिशियल आरटीटी, मतलब क्या आरटीटी, आईआरटीटी। ठीक है, ये क्या लिखा, आईआरटीटी, ये क्या है, इनिशियल आरटीटी। ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, एक और वैल्यू क्या गिवन होगा कि न्यू आरटीटी, नया आरटीटी। ठीक है, जब डेटा यहां से गया है, देखो सिंपल देखो, ये क्या है, इनिशियल आरटीटी, पहले से आरटीटी वैल्यू कुछ है। ठीक है, इनिशियल आरटीटी है। अब डेटा यहां से यहां गया तो क्या हुआ, प्रोपगेशन टाइम लगा। जब डेटा यहां से यहां चला आया तो प्रोपगेशन टाइम पता चल गया है, तो प्रोपगेशन टाइम का दुगना करेंगे तो क्या मिलेगा, आरटीटी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यही न्यू आरटीटी देखो यहां कैलकुलेट हुआ। अभी जो पैकेट आया यहां से यहां पर, यहां से यहां आया, उसका दुगना किया तो न्यू आरटीटी, नया आरटीटी कैलकुलेट हुआ है वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, इनिशियल आरटीटी है, पहले से आरटीटी इतना है, पहले भी कम्युनिकेशन हुआ रहा होगा। ठीक है, तो पहले से इतना है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का हम बात कर रहे हैं कि अभी इनिशियल आरटीटी का वैल्यू इतना है और नया आरटीटी जो कैलकुलेट हुआ है जो इतना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तब इस पर क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन क्या बताएगा कि इनिशियल आरटीटी वैल्यू इज दिस, न्यू आरटीटी वैल्यू इज दिस, सो फाइंड एवरेज आरटीटी या एक्सपेक्टेड आरटीटी। ठीक है, ये टर्म क्या है, ईआरटीटी, एक्सपेक्टेड आरटीटी। मतलब क्या है, पहले इतना था अभी इतना है, तो ओवरऑल कितना है भाई, ओवरऑल एक तरीके से बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एवरेज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके लिए टर्म यूज करेगा फाइंड एक्सपेक्टेड आरटीटी वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड आरटीटी वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक और टर्म दिया रहेगा, एक और टर्म दिया रहेगा, एक टर्म रहता है अल्फा। अल्फा का वैल्यू गिवन होगा। अल्फा क्या है, 0.8 to 0.9 वैल्यू कुछ भी गिवन रहेगा, मेनली इतना ही रहता है। क्या है, स्मूथिंग फैक्टर होता है इस कैलकुलेशन को करने के लिए। ठीक है, कितना स्मूथली डेटा यहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा है, स्मूथिंग फैक्टर है, ये अल्फा का वैल्यू गिवन होगा 0.8 to 0.9, जनरली ऐसा रहेगा। ठीक है, एकदम आराम से समझो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, नंबर भी आएगा। नहीं समझोगे नहीं सॉल्व कर पाओगे फिर। ठीक है, देखो क्या है, इनिशियल आरटीटी समझ गए हो, नया जो आरटीटी अभी कैलकुलेट हुआ है यहाँ डेटा आने के बाद में, तो पूछ रहा क्या, एक्सपेक्टेड आरटीटी का वैल्यू क्या होगा।
एवरेज एक तरीके से बोल सकते हैं कि पहले इतना था, अभी इतना शो कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक और डेटा दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, अल्फा का वैल्यू गिवन होगा या स्मूथिंग फैक्टर लिख के रहेगा। क्या? स्मूथिंग फैक्टर, SM स्मूथिंग फैक्टर, इस तरीके से रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, इसका वैल्यू गिवन होगा 0.8 to 0.9 रफली रहेगा ऐसा। ठीक है, अब ये देखो अल्फा का वैल्यू गिवन है, तो देखो ये जो है एक्सपेक्टेड आरटीटी या ओवरऑल आरटीटी क्या होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड आरटीटी इक्वल टू अल्फा इंटू IRTT। जो अल्फा का वैल्यू है इस अल्फा इंटू इनिशियल आरटीटी करना है, प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू न्यू आरटीटी। अब एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड आरटीटी, जो इनिशियल के ज्यादा नजदीक रहेगा, ज्यादा नियर रहेगा इनिशियल का। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं अल्फा का वैल्यू जनरली 0.8 to 0.9 प्रैक्टिकली रहता है, तो 0.8 to 0.9 दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू IRTT। अल्फा क्या है? 0.8 to 0.9 मतलब 0.5 से ज्यादा। ठीक है, तो IRTT क्या है? इनिशियल है, तो ज्यादा वेटेज इसका ले रहा है, मतलब 80%, मान लो 0.9 यहाँ है, तो 90% वेटेज इनिशियल, प्लस 1 माइनस अल्फा कितना, 1 माइनस 0.9 कितना, 0.1, 10%, 10% न्यू आरटीटी, 10% वेटेज है जो नया वाला आरटीटी को दिया है, जो अभी फाइंड हुआ था। क्यों ऐसा दिया है? वो इसलिए दिया है, इसलिए रीजन क्या है कि मान लो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ट्रैफिक ज्यादा हो गया, इसलिए नया आरटीटी का वैल्यू इंक्रीज कर गया है, ऐसा सोच रहा है। ये क्या सोच रहा है? हो सकता है थोड़ा देर बाद में कम हो जाएगा ट्रैफिक, तो इसके नियर बाई फिर रहेगा, इसलिए ज्यादा वेटेज इसको दे रहा है, इसको कम वेटेज दे रहा है नया वाला को। क्योंकि नया वाला क्या है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट किया गया है, बस इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट कर लिया गया है। जबकि ये क्या है, ये पहले से कैलकुलेट होते आ रहा है। ये बहुत सारा ऐसा कम्युनिकेशन ऊपर में डेटा और एक्नॉलेजमेंट का फ्लो देखा हुआ है। ठीक है, ये अभी अभी कैलकुलेट हुआ, एकदम नया। प्रोपेगेशन टाइम यहाँ देखा क्या, PT है, तो PT का 4 टाइम्स कर दिया, नहीं PT का कितना किया, PT का 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, PT या PT का 2 टाइम्स किया, तो न्यू आरटीटी यहाँ फाइंड कर लिया। ठीक है, तो समझ रहे हो, ERTT ज्यादा किसका नजदीक रहता है, IRTT का। फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू IRTT प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू NRTT। अल्फा का वैल्यू भी गिवन होगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ही ये एक्सपेक्टेड आरटीटी का वैल्यू फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन क्या रह सकता है एग्जाम में, एक और क्वेश्चन क्या रह सकता है, बोले क्या कि 3 बार डेटा का फ्लो हुआ है, और तीनों बार बोले क्या डेटा एक्नॉलेजमेंट का फ्लो 3 बार हुआ है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और पहला बार में जो NRTT वैल्यू था वो 30 था, सेकेंड टाइम NRTT का वैल्यू 40 था, उसके बाद मान लो थर्ड टाइम में कुछ और वैल्यू था, तो NRTT 3 दे देगा और अल्फा दे देगा, और IRTT 1 दे दिया, IRTT 1 ही देगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू दे देगा। ठीक है, और NRTT 3 दे दिया है, 3 बार कम्युनिकेशन हुआ तो 3 IRTT। देखो जितना बार इस तरह से डेटा जाएगा उतना बार NRTT फाइंड कर लेगा। ठीक है, तो 3 NRTT का वैल्यू पूछ लिया है, दे दिया। ठीक, और उसके बाद में क्या पूछ रहा है कि फाइनल IRTT क्या होगा या फिर फाइनल ERTT क्या होगा, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है भाई, क्या क्वेश्चन में है, एक IRTT दिया, क्वेश्चन में क्या है, एक IRTT गिवन है, एक अल्फा का वैल्यू गिवन है, और 3 NRTT गिवन है। बोले 3 NRTT जा रेस्पेक्टिवली कितना, मान लो यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ पर मान लो 50 रहे, इस तरीके से बोला रेस्पेक्टिव ऑर्डर में है। मतलब क्या है, पहला NRTT A है, दूसरा NRTT 40 है, तीसरा NRTT 50 है। ठीक है, इस तरीके से रेस्पेक्टिव ऑर्डर में है NRTT का वैल्यू। तो पूछा क्या, फाइनल ERTT का वैल्यू क्या है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल यही फॉर्मूला यूज करके फाइंड होगा। कैसे भाई, देखो पहला ERTT फाइंड करने के लिए, पहला है जो ERTT को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू IRTT प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू NRTT। यहाँ IRTT पता है, यहाँ पर NRTT पता है। देखो 0.9 इंटू 20 प्लस 0.1 इंटू 30, 0.1 इंटू 30,
ए ERTT हम लोग को मिल गया, यहाँ पर एक्सपेक्टेड ERTT मिल गया, इसको हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो ERTT यहाँ फाइंड किए हो, यही ERTT का वैल्यू जो यहाँ है, जो यहाँ के लिए अब IRTT बन जाएगा। अगला जो डेटा ट्रांसफर होना है उसके लिए यही जो ERTT का वैल्यू है, जो यहाँ जाकर IRTT का वैल्यू बन जाएगा। मतलब क्या है कि ये भी IRTT, ऊपर कहीं ERTT है जो ये IRTT बना होगा, इसलिए हम बोले कि IRTT है जो बहुत सारा देखा है। ठीक है, बहुत सारा इस तरीके का कम्युनिकेशन देख रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू है जो यहाँ चला आया। ठीक है, तो अब नया IRTT मिल गया है, NRTT नया गिवन है ही, अल्फा का वैल्यू गिवन है ही, तो फिर से ERTT फाइंड कर सकते हैं ना। क्या होगा, अल्फा इंटू 42। देखो यहां पर क्या किए थे, अच्छा एक सेकेंड, अल्फा इंटू 42 नहीं करें, ये क्या RTO का वैल्यू 42 है, यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक किया हुआ है। एक सेकेंड, देखो कि यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक शायद किया हुआ है। NRTT क्या है, NRTT गिवन है, मान लो NRTT 40 गिवन है। ठीक है, अब ERTT हम लोग को फाइंड करना है, तो ERTT के लिए यहाँ पर IRTT क्या है, ये जो है यही कॉपी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है यही कॉपी होकर यहाँ चलाता है, इसका वैल्यू क्या है 21 है, इसका वैल्यू कितना है 21 यहाँ कॉपी होकर चला आया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर IRTT बराबर 21 हो गया। ठीक है, अब जब ERTT हम यहाँ फाइंड कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, 0.9 इंटू 21 प्लस 0.1 इंटू कितना 40। NRTT यहाँ पर जो है 40, इसका 10% रहेगा, 90% 21 का रहेगा। ठीक है, इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, 21 का कितना 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 90% होना चाहिए। ठीक है, 21 में से 2.1 को घटा लो, सिंपल यही है। ठीक है, मतलब क्या 1 ऐसे चला गया, 18.9 प्लस 10% 40 का 10% है। ठीक है, तो कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 4 कितना हो गया 18 4 22 22.9। ए बन गया क्या, ये ERTT का वैल्यू आ गया, और यही ERTT फिर यहां जाएगा आगे, तो बन जाएगा क्या IRTT बराबर कितना हो गया 22.9। IRTT हो गया 22.9। देखो ये भी गलत लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो है RTT का एक सेकंड, ये वैल्यू कितना होगा, अच्छा IRTT यहाँ वाला तो आगे कॉपी किए है ना, यहाँ जो ERTT है जो यहाँ पर IRTT आया। ठीक है, बीच का IRTT मान लो हटा देते हैं हम। ठीक है, चलो इसको हम हटा दिए, अब सही हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ लो किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, एक IRTT वैल्यू गिवन है, एक NRTT यहाँ गिवन है, तो ERTT फाइंड कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला से कर लेंगे। अब जो ERTT हम फाइंड किए हैं ये इधर आकर क्या बन जाएगा IRTT बन जाएगा, और RTO क्या रहेगा भाई, ट्वाइस ऑफ IRTT। तो इसका दुगुना IRTT का कर लो, यहाँ 21 है तो ये 42 हो गया। ठीक है, अब ये 42 हो गया, यहाँ पर क्या किए, फिर से IRTT यहाँ 21 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड कर लिए नया, फिर ये बन गया यहाँ आकर IRTT। यहाँ पर RTO का वैल्यू क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ 22.9, इसका डबल कर लो। ठीक है, तो ये बोल सकता है ऐसा क्वेश्चन में क्या कि एक IRTT दे दिया जाए, एक NRTT दे दिया जाए, फर्स्ट IRTT एंड अल्फा एंड NRTT गिवन इन क्वेश्चन, ये गिवन होगा। ठीक है, हो सकता है मल्टीपल NRTT गिवन हो, ये जो है NRTT का वैल्यू, ये हो सकता है NRTT का वैल्यू मल्टीपल गिवन हो। क्यों,
एक यहाँ पर हुआ कम्युनिकेशन, ऐसे गया या फिर गया या ऐसा बहुत सा कम्युनिकेशन हुआ मान लो, ठीक है। पूछे क्या, फाइनल आरटीओ का वैल्यू क्या है, फाइनल आरटीओ का वैल्यू क्या है। सबसे पहले फाइनल हम लोग फाइनल ईआरटीटी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यही ईआरटीटी रहेगा जो फाइनल, आईआरटीटी यहाँ बनेगा और उसका दुगना करेंगे तो आरटीओ का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार आओ इसको रिप्ले करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान चीज है, समझ में आएगा, एकदम इजी कैलकुलेशन रहता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम डिस्कस करने वाले हैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे होंगे। इस टाइप का जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन करवा रहे होंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या। देखो इसका ही थ्योरी क्या है, आरटीओ टाइमर डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक, if traffic is high then the timer value will be high, if traffic is less timer value will be less। ठीक है, ट्रैफिक हाई रहेगा तो क्या होगा, टाइमर का वैल्यू आरटीओ टाइमर हाई रहेगा क्योंकि प्रोपगेशन टाइम हाई हो जाता है और उसका 4 टाइम्स तो ये होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, if ERTT is average of IRTT and NRTT find the value of alpha। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ERTT जो है, जो एवरेज है IRTT और NRTT का, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, सिंपल देखो, ERTT का फॉर्मूला क्या है, ERTT इक्वल टू अल्फा इंटू IRTT प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू NRTT। ये किसके बराबर बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या, IRTT प्लस NRTT डिवाइडेड बाई 2, एवरेज यही ऐसे ही फाइंड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इतना बाई 2, 0.5 IRTT प्लस 0.5 NRTT, मतलब क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या मिल गया, अल्फा इक्वल टू 0.5। जनरली अल्फा का वैल्यू 0.8 टू 0.9 रहता है, लेकिन एक कैलकुलेशन नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल अप्रोच में कुछ भी वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं, जो अपना प्रॉब्लम हम लोग का था क्या, कॉन्जेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी, मेन प्रॉब्लम यही था आज का। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा। जितना कुछ भी हम बताए थे कि कॉन्जेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी क्यों जरूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम बता दिए थे। प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होता है, कब रिक्वायरमेंट होता है कॉन्जेशन पॉलिसीज का, ये हम समझा दिए। अब बताते हैं कॉन्जेशन पॉलिसी से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जो अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखो यही केस था, दोनों यही केस था। अगर रिसीवर विंडो है जो कॉन्जेशन से छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो कंट्रोल पॉलिसी ऑफ टीसीपी काम करेगा। ठीक है, अगर रिसीवर विंडो है जो कॉन्जेशन से ग्रेटर है, रिसीव्ड विंडो है जो कॉन्जेशन से ज्यादा है, तब क्या रहेगा, कॉन्जेशन पॉलिसी ऑफ टीसीपी यहां पर काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा, देखो इसमें 3 फेज रहेगा कॉन्जेशन पॉलिसीज में। ये क्या है, कॉन्जेशन विंडो विल बी नोन टू सेंडर ड्यूरिंग कनेक्शन स्टेबलाइजमेंट फेज, जब कनेक्शन बन रहा होगा उस समय ही ये कॉन्जेशन विंडो पता चल जाएगा। ठीक है, रिसीवर विंडो विल बी नोन टू सेंडर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर फेज, और रिसीवर विंडो का पता चलेगा जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, जब डेटा ट्रांसफर होगा उस समय क्या पता चलेगा, रिसीवर विंडो पता चलेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, कॉन्जेशन पॉलिसीज में 3 टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कॉन्जेशन पॉलिसीज का, स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम, उसके बाद क्या है कॉन्जेशन अवॉइडेंस, उसके बाद क्या है कॉन्जेशन डिटेक्शन। ठीक है, तो स्लो स्टार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जेशन अवॉइडेंस में क्या करेंगे, कॉन्जेशन डिटेक्शन में क्या करेंगे, ये तीनों चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा। जैसे क्या, मान लो एक क्वेश्चन हमें यहाँ लेते हैं, स्लो स्टार्ट के लिए एक क्वेश्चन हमें यहाँ लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, समझो इस क्वेश्चन से ही हम स्लो स्टार्ट को बताएंगे कि स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एमएसएस, एक एमएसएस वैल्यू गिवन है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मतलब कि सेगमेंट का मैक्सिमम साइज क्या होगा, एक सेगमेंट का मैक्सिमम साइज क्या होगा। ठीक है, एक सेगमेंट का साइज को ये बता रहा है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा 10 सेगमेंट चाहिए तो 10 सेगमेंट एक बार में सेंड करेंगे। जैसे क्या, मान लो रिसीव्ड विंडो है जो 5 KB है। ठीक है,
मेरे पास में सेगमेंट का जो मैक्सिमम साइज है जो 1 KB का ही है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 सेंड करेंगे एक बार में, समझ रहे हो। 5 MSS हम सेंड कर दिए क्योंकि 1 MSS का वैल्यू मेरे लिए 1 KB था। सेंड कितना करना है, 5 KB, तो 5 MSS हम सेंड कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही चीज यहाँ MSS दिया हुआ है। ठीक है, तो एक MSS का वैल्यू 100 बाइट लिया गया है, मान लो 100 बाइट है। ठीक है, MSS का वैल्यू, कॉन्जेशन विंडो है तो 3400 बाइट है। क्या है कॉन्जेशन विंडो भाई, जो सेंडर को पता चला था कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज में। ठीक है, ये सेंडर को कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज में पता चल गया था। ठीक है, एक और क्या है, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड होता है। ये क्या होता है भाई, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड का वैल्यू होता है जो कंजेशन विंडो का हाफ होता है। कंजेशन विंडो कितना 3400 है ना, तो इसका हाफ कर लो, हाफ ऑफ कंजेशन विंडो कितना हो गया 1700। ठीक है, तो एक स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड होता है जो 1700 बाइट होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कंजेशन विंडो का ही हाफ होगा स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। ठीक है, हम टर्म को ध्यान रखो, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, एक MSS है, एक कंजेशन विंडो है, एक स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड है जो कंजेशन विंडो का ही हाफ है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 1700। ठीक है, टिल थ्रेशोल्ड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली देयर आफ्टर लिनियरली बाय MSS। यही काम करना है, क्या करना है भाई, टिल थ्रेशोल्ड, जब तक थ्रेशोल्ड को रीच नहीं कर जाओ तब तक इंक्रीज करते रहो एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली क्या होता है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यही बोल रहा है कि जब तक थ्रेशोल्ड को रीच नहीं कर जाते हो तब तक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते रहो। उसके बाद क्या है, लीनियरली इंक्रीज करना है। कैसे, MSS वैल्यू में। लीनियर क्या होता है, 5 6 7 8 9 एक एक करके बढ़ना। यहाँ एक मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 मतलब क्या हो रहा है, 1 MSS मतलब 100 बाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यही काम है करेगा कैसे, ये वर्क कैसे करेगा। पहला क्या कि इसका थ्रेशोल्ड कितना है, इसका देखो यहाँ पर इसका थ्रेशोल्ड कितना है 1700 बाइट है, तो थ्रेशोल्ड तक कैसे बढ़ना है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, अच्छा बात है भाई। 1 MSS सेंड किया, इसको एक्नॉलेजमेंट भी आ गया। ठीक है, ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट आ गया। अगला क्या किया, ये 1 RTT, पहला RTT में सेंड किया था 1 MSS। ठीक है, दूसरा RTT में क्या सेंड किया 2 MSS गया, इसका फिर एक्नॉलेजमेंट आया होगा। फिर तीसरा RTT में क्या सेंड किया, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 होगा, तो एक सेकंड 4 MSS, ए भी गया, इसका भी एक्नॉलेजमेंट आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोर्थ RTT में क्या सेंड किया होगा, अभी क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है। कब तक, जब तक हम 1700 को रीच ना कर जाए, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड को रीच ना कर जाए, तब तक 1700 जो है ये वैल्यू अगर रीच नहीं करते हैं तब तक हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे। ठीक है, यही काम हम कर भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला RTT में 1 किए, फिर दूसरा देखो पहला में 1 RTT में, दूसरा RTT में 2 MSS। RTT हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक जब सेंड होता है तो सेंड होना और रिसीव होना एक्नॉलेजमेंट, तब ना अगला हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो क्या टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ प्रोपगेशन है, यहाँ प्रोपगेशन, 2 प्रोपगेशन 2 टाइम्स PT, मतलब क्या है 1 RTT हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या है, सेकेंड RTT हो गया। ये 2 मतलब क्या है, 2 मतलब इसको लिखो सेकेंड RTT, थर्ड RTT, फोर्थ RTT में कितना होगा, 4 से कितना बढ़ेगा 8 हो जाएगा, सीधा दुगना हो जाएगा। सेंड हुआ, एक्नॉलेजमेंट आया, फिर आया फिफ्थ RTT, यहाँ क्या हो गया 8 से सीधा अब 16 हो गया, दुगना हो गया। अच्छा, MSS। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट यहाँ आएगा। इसके बाद क्या आएगा 6th RTT।
6th RTT। यहां पर क्या होगा भाई, अब देखो यहां क्या है, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड कितना है, 1700 बाइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्लो स्टार्ट है जो 1700 बाइट है। और यहां पर क्या हम देख रहे हैं, 16 MSS हो गया है। मतलब क्या है, MSS मतलब क्या है, 100 बाइट, मतलब 1600 हम सेंड कर दिए हैं। अगला क्या आएगा एक्सपोनेंशियल में, अगला 3200 आएगा। थ्रेशोल्ड 17 ही है, मतलब क्या है 17 से ज्यादा नहीं जा सकते हो अभी, 17 या 17 से कम तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। उसके बाद में टिल थ्रेशोल्ड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, थ्रेशोल्ड तक ही इंक्रीज करना है एक्सपोनेंशियली, इसके बाद लीनियरली इंक्रीज करना है, इसके बाद लीनियरली इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अब कैसे होगा, 6th वाले में क्या होगा, 17 MSS लीनियरली हुआ, ये डेटा गया, एक्नॉलेजमेंट आया। फिर 7th वाले में क्या होगा, 7th वाले में क्या होगा, 18 MSS डेटा गया, एक्नॉलेजमेंट आया। फिर 8th वाले में क्या होगा, 19 MSS डेटा गया और एक्नॉलेजमेंट आया। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखो, इसको लाओ थोड़ा सा नीचे करते हैं। चलो, ये हो गया हम लोग का। अच्छा, विंडो किसी की जगह पर लगता है लिखिए, इसको हटा देते हैं। चलो अभी, चलो यहां पर देखो, अब ऑब्जर्व करो एकदम, यहां पर यही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सिंपल देखो, जब तक हम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे थे, जब तक हम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किए, कहां तक किए हैं भाई, 1 फिर 2 4 8 16, इसके बाद क्या है 17 आया, लीनियर आ गया, तो 16 तक 5th RTT तक, इसको हम लोग बोलते हैं स्लो स्टार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्लो स्टार्ट। जब तक थ्रेशोल्ड को पहुंच न जाए तब तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, ये होता है स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम। ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं यहां पर, स्लो स्टार्ट एल्गो गोज एक्सपोनेंशियली टिल रीचेज थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये थ्रेशोल्ड है, यहां से यहां तक क्या है, ये थ्रेशोल्ड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, तो थ्रेशोल्ड को रीच कर गया जब, ये क्या स्लो स्टार्ट है, थ्रेशोल्ड को जब रीच कर गया यहां से यहां तक, ये क्या है स्लो स्टार्ट है। अब ये थ्रेशोल्ड को जब रीच कर गया, इसके बाद क्या कर रहा है, एक एक करके बढ़ा रहा है, लीनियर ऑर्डर में बढ़ा रहा है। ठीक है, मान लो इस तरीके से ही बढ़ाते रहे, इस तरीके से ये इंक्रीज करते गया, और क्या हम देखे कि यहां 22 MSS गया लेकिन लॉस्ट हो गया, 23 MSS पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये आ गया। फिर 24 MSS ये भी पहुंच गया, इधर आ गया। फिर 25 MSS ये पहुंच गया, इधर आ गया। ठीक है, एक केस बनता है, यहां तक जब हम पहुंच रहे थे, देखो स्लो स्टार्ट में हम कहां से कहां तक गए, हम थ्रेशोल्ड को रीच किए हैं, केवल हम केवल और केवल थ्रेशोल्ड वैल्यू को एक्सपोनेंशियली ग्रो करके हम रीच कर गए थे, कहां स्लो स्टार्ट में। इसके बाद क्या होगा केस, जब हम एक एक करके बढ़ा रहे थे, एक एक करके जब हम बढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या, एक पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किसी ऐसा टाइम आ जाए जहां पर मेरा डेटा लॉस हो जाए, मेरा सेगमेंट लॉस हो जाए। तो सेगमेंट लॉस होने पर क्या होता है टीसीपी में,
टीसीपी करता क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर डेटा भी तो एक्सेप्ट करता है, टीसीपी आउट ऑफ ऑर्डर डेटा भी रिसीव करता है। मतलब क्या, जब यहां वाला सेगमेंट मेरा लॉस हो गया था तो इसके अगला को तो एक्सेप्ट कर लेगा टीसीपी, फिर इसके अगला भी एक्सेप्ट करेगा, फिर इसके अगला भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एक और चीज बताओ, ये सेंड जब हुआ था तो इसके पहले एक एक्नॉलेजमेंट आया होगा, इसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट आया होगा जहां पर विंडो साइज दिया हुआ होगा 22 MSS, तब ये सेंड किए थे। या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर तो जरूर रहेगा, एक्नॉलेजमेंट में सीक्वेंस नंबर तो इसका रहेगा ही, ठीक है। साइज ना भी रहे, विंडो साइज मान लो नहीं है, कॉन्जेशन पॉलिसीज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस नंबर तो इसका रहेगा ही। अब जहां पर स्टोर कर रहा था टीसीपी इस तरीके से, इसका जो पोजीशन रहा होगा, मान लो ये तो अभी तक खाली होगा, देखो पहले भरा हुआ है, बाद में भी भर रहा है और भी ऐसा है स्पेस, लेकिन ये तो खाली है। तो टीसीपी क्या करेगा, टीसीपी में रिसीवर क्या करेगा, इस डेटा जो लॉस हुआ है इसके लिए डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट बनाएगा, फिर से नहीं सेंड हुआ, फिर से नया डेटा आया, फिर से डुप्लीकेट बनाया, हम क्या बोले थे कि डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट बनाएगा अप टू 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। मतलब क्या है, एक केस क्या बनता है यहां पर कि यहां पर आया डुप्लीकेट, यहां इसका और नीचे आएगा, एक डेटा जाने के बाद आएगा, यहां पर आया डुप्लीकेट एसी के, कौन सा, फर्स्ट डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, फिर यहां आया सेकेंड डुप्लीकेट एसी के, फिर इसके बाद आएगा थर्ड डुप्लीकेट एसी के। इस तरीके से ही आएगा। मान लो इसके बाद में जब थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है, अगर उस समय इस डेटा को सेंड कर दे, अगर सेंड कर दे, तब क्या करेगा रिसीवर, रिसीव कर लेगा उसको, तब रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो मान लो यहां सेंड किया क्या, 22 MSS सेंड कर दिया, ठीक है, तो ये रिसीव कर लिया रिसीवर, जो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से यहां का जो पार्ट है, यहां से जो यहां का पार्ट है, जहां कब, जब पहला मिस हुआ है, जब पहला डेटा लॉस्ट हुआ, पहला सेगमेंट जब लॉस्ट हुआ, इस लॉस्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इस लॉस्ट जहां से स्टार्ट हुआ था लॉस्ट, इसके बाद में क्या है, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के बाद में फिर से रिसेंड भी हो गया, ये रिसीव भी हो गया, तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्जेशन एवॉइडेंस, ठीक है। एक और केस बनता है, एक और देखो केस क्या बनता है कि देखो इसके बाद एक तो यहां आ गया, एक और देखो केस ऐसा बने, एक केस ऐसा बनता है क्या कि मान लो 22 MSS सेंड हुआ, लॉस्ट हो गया, फिर उसके बाद 23 MSS सेंड हुआ, लॉस्ट हो गया, 24 MSS सेंड हुआ, लॉस्ट हो गया, 25 MSS सेंड हुआ, लॉस्ट हो गया। मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, एक कंटिन्यू लॉस्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस लॉस्ट हो रहा है। यहाँ पर एक ये भी केस बन सकता है। देखो एक केस क्या है कि एक लॉस्ट हुआ, उसका अगला पहुंच रहा है, यहाँ से डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आते जा रहा है, 3 डुप्लीकेट के बाद में हम फिर से रिसेंड कर दिए, इस वाले केस को हम बोलते हैं कॉन्जेशन अवॉइडेंस, ठीक है। इसके पहले जो नॉर्मल स्लो स्टार्ट में काम कर रहा होगा, नॉर्मल जो स्लो स्टार्ट में काम कर रहा था, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा था अप टू थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसको बोलते हैं स्लो स्टार्ट, ठीक है। समझो बात को आराम से, एकदम आराम समझो, डाउट लग रहा है रिप्ले कर लो, समझ में आएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, जब तक एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा था अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच करने के लिए, इसको बोलते हैं स्लो स्टार्ट एल्गो। इसके बाद क्या हुआ, लीनियरली ग्रो करने लगा, लेकिन लीनियर ग्रो में भी एक ऐसा सिचुएशन बना कि जहां पर डेटा लॉस हो गया।
और 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के बाद में डेटा रिसेंड हुआ। ठीक है, इस वाले सिचुएशन को जहां से डेटा लॉस हुआ है, जिस वाले में डेटा लॉस हुआ है, इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्जेशन एवॉइडेंस। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं कॉन्जेशन एवॉइडेंस। और एक और सिचुएशन क्या बन सकता है कि ऐसा नहीं बन के इस तरीके से आए कि देखो यहां पर 19 MSS है ना, 19 है ना, तो उसके बाद 20 रहा होगा, 21 रहा होगा, फिर 22 से तो यहाँ गिवन ही है। ठीक है, एक और सिचुएशन क्या है कि 22 से जितना भी आगे गया सब के सब लॉस्ट हो, 22, 23, 24, 25 सब के सब लॉस हो रहा है डेटा, सब डेटा का लॉस हो रहा है कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है। इस वाले सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जेशन डिटेक्शन। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। ये जो है केस, एक केस क्या है, कॉन्जेशन डिटेक्शन। ठीक है, अब दोनों केस समझ में आ गया। पहले बता दिए क्या, इस सब केस का नाम हम बता दिए, कौन सा केस कैसा है। अब बोलो एवॉइडेंस में क्या होगा भाई, कॉन्जेशन एवॉइडेंस में क्या काम होगा, कॉन्जेशन डिटेक्शन में क्या काम होगा। ठीक है, कॉन्जेशन एवॉइडेंस में, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको हम हटा देते हैं यार। रुको, इसको नीचे हम करते हैं एक्चुअली। एक सेकंड, कॉपी, एक सेकंड रुक जाओ। चलो ये हो गया, नीचे रख दिए। अब इसको हम करेंगे डिलीट, इसको भी करेंगे डिलीट। यहाँ पर अब मेरा स्पेस यहाँ खाली हो गया, यहाँ कुछ लिखना चाह रहे हैं इसीलिए हम किए हैं। देखो अब हम क्या बता दिए, हम अच्छा से बता दिए क्या कि स्लो स्टार्ट हम किसको बोलते हैं, कॉन्जेशन एवॉइडेंस कब कौन से सिचुएशन में आता है, और कॉन्जेशन डिटेक्शन कौन से सिचुएशन में आता है। तीनों सिचुएशन हम बता दिए यहाँ पर। ठीक है, अब कॉन्जेशन एवॉइडेंस में करेंगे क्या आप। ठीक है, अगर ऐसा केस आ गया, इस टाइप का केस है, तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर देखो करना क्या होगा हम लोग को, यहां पर देखो क्या करना होगा कि जो प्रेजेंट विंडो है, कहां से लॉस होना स्टार्ट हुआ था, लॉस होना कहां से स्टार्ट हुआ था, लॉस होना स्टार्ट हुआ था 22 MSS से, यहां से लॉस होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यही चीज है क्या, 22 MSS से स्टार्ट हुआ था ना। अब क्या करो, 25 तक आ गए थे ना, अब क्या करो, करेंट, एक सेकंड, करेंट विंडो will become half of given lost window and again increase linearly। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, करेंट विंडो या फिर विंडो साइज इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, विंडो साइज लिख लो। विंडो साइज क्या है, विंडो साइज विल बिकम हाफ ऑफ गिवन लॉस्ट विंडो। तो लॉस्ट कौन हुआ है, लॉस्ट कौन हुआ है, जहां पर पहला लॉस्ट हुआ था, इसका हाफ हो जाएगा विंडो साइज। अब
मतलब क्या, इसका जो अगला जो डेटा यहां से जाना है ये 22 MSS है ना, अगला डेटा जो जाएगा 11 MSS का जाएगा। समझ रहे हो, ये विंडो साइज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, जहां से लॉस स्टार्ट हुआ था इसका हाफ हो गया, और इंक्रीज करेगा लिनियरली। मतलब क्या, यहां पर 11 MSS गया, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर 12 MSS जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर 13 जाएगा, 13 का आएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो, कॉन्जेशन अवॉइडेंस में क्या हुआ, विंडो साइज है जो हाफ हो गया, किसका, जो पहला लॉस्ट हुआ था उसका हाफ हो गया है, फिर लिनियरली ये इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो, एक कब आया था कॉन्जेशन अवॉइडेंस, जब इस तरीके से एक लॉस्ट हुआ और फिर बाद में 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के बाद में ए रिसीव हुआ था। इसको हम लोग बोलते हैं, एक और टर्म से क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक पॉसिबिलिटी ऑफ वीक पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जेशन। ठीक है, कॉन्जेशन अवॉइडेंस मतलब क्या है, वीक पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जेशन ये है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कॉन्जेशन अवॉइडेंस। ठीक है, कॉन्जेशन अवॉइडेंस कब काम आएगा, जब वीक पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जेशन रहे, वीक है, कमजोर अभी है। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, सबके सब लाइन से लॉस्ट हुआ है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। यहां लिख लो क्या, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जेशन। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जेशन यहां पर है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जेशन है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जेशन डिटेक्शन। ठीक है, कॉन्जेशन डिटेक्शन में क्या होगा, जैसे कॉन्जेशन अवॉइडेंस में तो हम एक काम कर लिए थे। ठीक है, क्या किए भाई, विंडो साइज को हाफ कर लो, हाफ ऑफ गिवन लॉस्ट विंडो, लॉस्ट जहां शुरू हुआ था, फ्रॉम वेयर लॉस्ट स्टार्टेड। ठीक है, मतलब क्या है, विंडो साइज विल बिकम हाफ ऑफ गिवन लॉस्ट विंडो फ्रॉम वेयर लॉस्ट स्टार्टेड एंड अगेन इंक्रीज लीनियरली। ठीक है, जहां से लॉस स्टार्ट हुआ है उसका हाफ कर लो विंडो साइज, और सेम वैसे लीनियरली फिर बढ़ाते चलो, फिर बढ़ते जाएगा तो फिर ऐसा 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है, फिर से ऐसा पॉसिबिलिटी आया तो फिर उसका जहां से लॉस स्टार्ट हुआ उसका हाफ कर लो, उसका हाफ कर लो, फिर से लिनियरली बढ़ाते रहो। हो सकता है कभी ऐसा पॉसिबिलिटी आ जाए, तब क्या करना है भाई, तो यहां क्या करना है, स्लो स्टार्ट फ्रॉम 1 MSS and keep slow start threshold as and keep slow start threshold as half of present window from where lost started। अब एक बार इसको रीड करो सही से, क्या है, देखो क्या हम बोल रहे हैं कि अगर कंटिन्यूअस ऐसा लॉस रहे, कंटिन्यूअस अगर लॉस रहे कंटिन्यूअस में, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जेशन है। जब ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जेशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जेशन डिटेक्शन। कॉन्जेशन डिटेक्शन में करना क्या है भाई, देखो क्या करना है, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या करो, स्लो स्टार्ट फ्रॉम 1 MSS, मतलब
फिर से वो 1 एमएसएस से स्लो स्टार्ट होगा। ये कॉन्जेशन एवॉइडेंस में क्या हो रहा था, विंडो साइज केवल हाफ कर दिए थे, किसका, प्रेजेंट विंडो का हाफ कर दिए थे और लिनियरली इंक्रीज कर रहे थे। जबकि यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से 1 एमएसएस से ही 1 एमएसएस से हम लोग स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और स्लो स्टार्ट कर रहे हैं तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू भी होगा स्लो स्टार्ट का, जैसे अभी हम यहाँ ही कर रहे थे, इसमें क्या है, स्लो स्टार्ट का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू था जो कितना था, कॉन्जेशन विंडो का हाफ था, ठीक है। अब क्या करो, स्लो स्टार्ट तो कर दो 1 एमएसएस से और उसके साथ में एंड कीप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड, स्लो स्टार्ट के थ्रेशोल्ड वैल्यू को भी ये बता रहा है। यहाँ पर स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड वैल्यू को बता रहा है कि वो कितना रखना है भाई, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड को पुट कीप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड एज हाफ ऑफ प्रेजेंट विंडो फ्रॉम वेयर लॉस स्टार्टेड, जहां से लॉस स्टार्ट हुआ था, जहां से लॉस स्टार्ट हुआ था, समझ रहे हो बात को, जहां से लॉस स्टार्ट हुआ था, यहां से लॉस स्टार्ट हुआ ना 22 एमएसएस से ना, यहां से स्टार्ट हुआ ना, तो अब थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से स्टार्ट हुआ इसका हाफ मतलब 11 एमएसएस, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड इक्वल टू 11 एमएसएस, ये हो गया। 11 क्यों हुआ इसका वैल्यू भाई, क्यों, क्योंकि हम क्या देखे कि ये स्टार्ट लॉस होना कहां से हुआ, 22 से हुआ है, इसका हाफ हो जाएगा तो 11 एमएसएस बन गया। ये क्या है, 11 एमएसएस बन गया, पहले कितना 17 था, अब 11 एमएसएस बन गया है ना। अब क्या करो, 1 से स्टार्ट कर लो, 1 से स्टार्ट करो। 1 से कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, इसका देखो ऐसा करो, ठीक है। इस ऊपर वाले को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे करना है इसको स्टार्ट, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करो, सिंपल 1 एमएसएस 2 एमएसएस 4 एमएसएस 8 एमएसएस। अब 16 करेंगे तो 11 से ज्यादा हो जाएगा, तो 16 हम नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे अब 9 एमएसएस 10 एमएसएस, ये क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, स्लो स्टार्ट, ठीक है। यहां से यहां तक क्या हो, स्लो स्टार्ट। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में लीनियर इंक्रीज, फिर से क्या किए, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। फिर से क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद हो सकता है ऐसा सिचुएशन आ जाए या फिर ऐसा आ जाए, फिर से यही चीज को फॉलो करना है, फिर से यही चीज को फॉलो करना है। अगर यहां पर रहे, यहां पर क्या करना है कि अगर फिर से स्टार्ट करना होता हम लोग को, इसके अकॉर्डिंग अगर स्टार्ट करना रहता तो हम लोग क्या करते, 22 है ना, 22 था ना, हम लोग क्या करते, इसका हाफ कर देना है विंडो साइज, मतलब क्या भाई 11 एमएसएस 12 एमएसएस, ये क्या है, लीनियर ही बन रहा है, ठीक है। फिर 13 एमएसएस, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर पहले स्लो स्टार्ट के फॉर्मेट में बढ़ा, फिर लीनियर बढ़ रहा है। स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड कितना है, जहां से लॉस स्टार्ट हुआ था इसका हाफ कर दो। यहां पर क्या हुआ है, केवल करंट विंडो साइज जो है इसको हम लोग क्या किए, जहां से लॉस स्टार्ट हुआ इसका हाफ कर लिए और लीनियरली हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब ये ग्रो करते जाएगा, फिर से ऐसा सिचुएशन आएगा, फिर इसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसा सिचुएशन आ गया तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, यही 3 चीज यहाँ टोटल है जो स्लो स्टार्ट, कॉन्जेशन अवॉइडेंस और कॉन्जेशन डिटेक्शन, कॉन्जेशन पॉलिसीज में है। यही मेनली 3 चीज, और कुछ नहीं है। यही 3 चीज के लिए आज का मेन यही क्लास है। यहाँ पर क्या देखो पूछेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप से पूछेगा, बोलेगा क्या कि एक दे दिया क्या, ये सब एमएसएस का वैल्यू दे देगा, कॉन्जेशन विंडो दे देगा, तो कॉन्जेशन विंडो दे दिया और तो स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड भी फाइंड कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका हाफ कर लेना, ये थ्रेशोल्ड फाइंड हो गया, ठीक है।
फिर पूछेगा क्या कि कितना टाइम बाद 18 MSS विंडो साइज हो जाएगा, कितना टाइम बाद विंडो साइज हो जाएगा 18 MSS के बराबर। कितना टाइम बाद हुआ है भाई, देखो पहला आरटीटी में इतना था, दूसरा आरटीटी में इतना था, तीसरा में इतना, चौथा में इतना, उसके सातवां आरटीटी में 18 MSS साइज हो गया है। ठीक है, सेवेंथ आरटीटी में 18 MSS गया है और इसका एक्नॉलेजमेंट आया है। मतलब क्या, 18 MSS साइज कब हुआ है, कितना टाइम बाद, सिक्स आरटीटी जब हुआ, सिक्स में क्या हो गया, सिक्स आरटीटी में 17 MSS गया था और इसका एक्नॉलेजमेंट आया था। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया साइज विंडो का बन गया 18 MSS। ठीक है, तो कितना टाइम बाद हुआ है, तो सिक्स आरटीटी के बाद में साइज हो गया है 18 MSS। सेवेंथ आरटीटी में क्या हुआ है, 18 MSS सेंड हुआ और 18 का एक्नॉलेजमेंट आया है। कब, सेवेंथ वाले में। ठीक है, ये चीज को याद रखना। क्या या पूछ ले कि 18 MSS डेटा कौन से टाइम में सेंड हुआ, तो क्या बोलेंगे, सेवेंथ आरटीटी में 18 MSS सेंड हुआ है। लेकिन विंडो साइज कब हुआ है, 18 MSS कितना टाइम बाद, तो सिक्स आरटीटी के बाद विंडो साइज हो गया है 18 MSS। क्यों, क्योंकि देखो पहला आरटीटी के बाद कितना साइज हो गया है 2 MSS, दूसरा आरटीटी के बाद साइज हो गया 4 MSS, तीसरा आरटीटी के बाद साइज हो गया 8। देखो आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। वैसे ही सेम सिक्स का बाद 18 MSS हो गया है, सेवेंथ के बाद 19 MSS हो गया। ये सब चीज पूछ सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है बोल दे क्या कि 18th के बाद कंटिन्यूअसली है जो सेगमेंट लॉस होते जा रहा है, फिर से रीस्टार्ट होगा तो विंडो साइज कितना रहेगा। अब कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जेशन है, कॉन्जेशन डिटेक्शन लगेगा। मतलब क्या, 18 से हुआ है ना, तो स्लो स्टार्ट से फिर से करना होगा, कॉन्जेशन डिटेक्शन में आया है। स्लो स्टार्ट में 1 MSS रहेगा जो विंडो साइज हो जाएगा, और थ्रेशोल्ड कितना हो जाएगा स्लो स्टार्ट का, 18 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या है 9 MSS हो जाएगा थ्रेशोल्ड। यही सब टाइप का क्वेश्चन वहां पूछने वाला है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। इसके पैटर्न को, इसके रिदम को अगर समझ लिए हो आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट लग रहा है एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर से रिप्ले कर लेना। और ऐसे भी ये मोबाइल ऐप में क्या है, एक सिस्टम दिया हुआ है, क्या, नोट्स करके, जब भी वीडियो प्ले कर रहे होगे तो नोट्स करके एक सिस्टम दिया हुआ है, योर नोट्स में क्लिक करो और उस टाइम में क्या है, एक नोट्स का नाम दे दो, इस पर्टिकुलर टाइम में इस वीडियो का टाइमिंग को रिकॉर्ड कर लेगा। फिर मान लो किसी और सब्जेक्ट में भी कोई वीडियो तुम देख रहे हो, तुम चाहते हो इसको एक बार रिवाइज करना, इसी टाइम से रिवाइज करना। ठीक है, तो उस टाइम से रिवाइज करना चाहते हो, जैसे ही उस नोट्स पर क्लिक करोगे इस सेम टाइम से इस वीडियो को प्ले कर देगा वहां पर। ठीक है, तो मतलब बुकमार्क जैसा एक फैसिलिटी है वहां पर, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो हम बताए हैं उसको ही लिखा हुआ है सेंटेंस में, देखो क्या, congestion avoidance in slow start data transmitted in the form of MSS, the increase of sender window size, actually लाइन नहीं है, the increase of sender window size is based on number of acknowledgement, मतलब क्या है, डबल होते जाएगा बार बार। इन स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम सेंडर विंडो साइज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली अप टू स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये स्लो स्टार्ट का था। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, नीचे कर देते हैं थोड़ा, है? अरे यार, चलो ये कॉपी कर लिए। क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। इधर इसको हम चाह रहे हैं ना नीचे करना थोड़ा।
ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आया है नॉर्मली नहीं, इसको बैक करो, क्या सिंबल आ गया, चलो ये हो गया कॉन्जेशन अवॉइडेंस के लिए। इसको कर देते हैं डिलीट, डिलीट। इसको नीचे लेकर आते हैं अब, चलो ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है क्या है, स्लो स्टार्ट के लिए है, ठीक है, इसलिए उसको हम नीचे कर रहे थे। इन स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम सेंडर विंडो साइज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली अप टू स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड, ये बता ही दिए, ठीक है। ये सॉल्व किया क्वेश्चन सॉल्व करते समय सब कुछ हम बता दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो क्या है, कॉन्जेशन अवॉइडेंस। यहाँ पर क्या होता है, जो काम कर रहे थे वही चीज लिखा हुआ है। इन कॉन्जेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम द इंक्रीज ऑफ सेंडर विंडो साइज इज बेस्ड ऑन आरटीटी, मतलब एक एक करके इंक्रीज कर लीनियर ऑर्डर में करेगा। वंस द डेटा इज लॉस्ट and after 3 duplicate acknowledgement, if data is accepted, then it is treated as weak possibility of congestion। तो सेंडर विंडो क्या होगा, हाफ ऑफ अर्जेंट विंडो हो जाएगा और congestion अवॉइडेंस मतलब लीनियरली ग्रो करेगा। इफ डेटा इज लॉस्ट कंटिन्यूअसली until the global timer expires, then it is treated as a strong possibility of congestion, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो congestion डिटेक्शन काम करेगा वहां से, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं क्या, लीनियर ग्रोथ, विंडो साइज, ठीक है। विंडो साइज का क्या है, लीनियरली ग्रो करेगा कॉन्जेशन अवॉइडेंस में, ठीक है। यहाँ क्या है, कॉन्जेशन डिटेक्शन में क्या है भाई, सेम जो चीज बताए हैं अभी वही चीज के बता रहे थे। इफ द डेटा इज लॉस्ट आफ्टर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, इफ देयर इज डेटा, इफ द डेटा इज एक्सेप्टेड, अगर 3 डुप्लीकेट के बाद में फिर से डेटा एक्सेप्ट अगर हो जाता है, देन सेंडर विंडो साइज रिड्यूस टू हाफ एंड अगेन कॉन्जेशन अवॉइडेंस अप्लाई होगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस रहता है तो इफ डेटा इज लॉस्ट कंटिन्यूअसली अंटिल ग्लोबल टाइमर एक्सपायर्स, then sender window size reduced to 1 MSS and then slow start algorithm applied, threshold also made half of present window size। present जो विंडो साइज था, जहां से प्रेजेंटली जितना साइज था विंडो का, जहां से लॉस्ट स्टार्ट हुआ था, लॉस जहां से स्टार्ट हुआ था डेटा का, ठीक है, उसका हाफ हो जाएगा थ्रेशोल्ड, और स्लो स्टार्ट कर लो कंटिन्यूअस, ठीक है। जब स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करके, तो फिर लीनियरली ग्रो करो, फिर दोनों में से कोई एक केस फिर से कभी मिलेगा, या तो कॉन्जेशन अवॉइडेंस रहे या फिर कॉन्जेशन डिटेक्शन, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते जाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन में सब बता ही दिए हैं। अब एक और चीज देखो, क्या एक और देखो, सिंपल, ये भी चीजें हम बताए थे स्टार्टिंग में, क्या कि यहाँ सेंडर है, यहाँ डेस्टिनेशन है, ये यहाँ पर राउटर है, यहाँ राउटर है, तो मैक्सिमम अलाउड क्या हो सकता है विंडो साइज, यहाँ 2 Mbps है, यहाँ 4 Mbps है, यहाँ 1 Mbps है, क्या होगा, देखो यहाँ से कितना भी सेंड करो, यहाँ से तो 1 ही जाना है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 Mbps हो जाएगा, ठीक है, 1 Mbps। सेकेंड वाले केस में देखो क्या है, यहाँ 18 है, एक सेकेंड, यहाँ पर 18 है, यहाँ 20 है, देखो यहाँ से 5 जा सकता है, यहाँ से 12 जा सकता है, यहाँ से 6 जा सकता है। मैक्सिमम क्या ये तीनों में है, मैक्सिमम है जो 12 जा सकता है, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से 18 आया, यहाँ से 12, यहाँ से 20, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है इस रास्ते में, 12। इस रास्ते का मिनिमम कौन बन गया, 12 बन गया है, ठीक है। तो कितना जा सकता है, मैक्सिमम डेटा रेट हो सकता है 12 Mbps, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसी चीज को फॉलो करके कॉन्जेशन विंडो पता करता है, मतलब कनेक्शन स्टेबलाइजमेंट फेज में सेंडर, ठीक है, यही काम करता है वहां पर भी नेटवर्क में वो, ठीक है। ये कौन से कनेक्शन में कितना जा सकता है, क्या चैनल में कितना ट्रेवल कर सकता है, राउटर कितना बिजी है, ये सब कुछ देखकर एक विंडो साइज, वहां कॉन्जेशन विंडो साइज मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोग का टॉपिक, नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर ओवर हो गया, सब कुछ हम बता दिए हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या रहेगा, एप्लीकेशन लेयर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखेंगे किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क अब इंड पर जा रहा है, अब इंड होने वाला है, एक क्लास
या 2 क्लास मैक्सिमम एप्लीकेशन लेयर में जाएगा, उसके बाद 1 या 2 क्लास रहेगा सिक्योरिटी में। ठीक है, सिस्टम सिक्योरिटी जो यहाँ पर है, तो नेटवर्किंग सिक्योरिटी के लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सिक्योरिटी में 1 से 2 क्लास और 1 से 2 क्लास एप्लीकेशन लेयर में जाएगा। ठीक है, तो अब तक जो भी बताए हैं अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।